अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी अजनबी मोहसिन सुना रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मौसम सरमा की एक ठंडी ठार रात थी। पूरा चांद आबोताब के साथ आसमान पर चमक रहा था और बादलों के साथ उसकी आंख मिचौली भी जारी थी। जब बादल का कोई टुकड़ा चांद के मुखड़े को ढांप लेता तो फजा इसकी रोशनी से महरूम हो जाती। इसी रगों में लहू को मुंजमद कर देने वाली यकबस्ता रात में मैं हवलदार नबी बख्श के साथ नहर अपर चिनार के किनारे पर मौजूद था। इन दिनों मैं जिला गुजरानवाला के थाना सदर में तैनात था। मेरा थाना जीटी रोड पर शेखुपुरा मोड़ के नज़दीक वाक़ था। मुझे मेरे मुखबिर ने इतला दी थी कि आज शब शौका डंगर चोर मवेशियों की कसीर तादाद के साथ मेरे इलाके में दाखिल होने वाला है। मैंने मवेशी चोर शौकत और शौका का नाम सुन रखा था, जो अभी तक मेरा इससे सामना नहीं हुआ था। अगलब इम्कान यही था कि आज की रात मुझे शौका से दो दो हाथ करने का मौका मिलने वाला है। इन दिनों ज़िला गुजरानवाला में मवेशियों की मंडी लगी हुई थी और शौका चोरी के जानवरों को रात की तारीकी में मज़कूरा मंडी तक पहुंचाना चाहता था। मुझे इसकी कोशिश को नाकाम बनाना था। इसी मकसद के हुसूल की खातिर मैं और हवलदार नबी बख्श वजूद को अकड़ा देने वाली सर्दी को बर्दाश्त कर रहे थे। नहर अपर चनाब दरियाए चनाब से निकलने वाली एक बड़ी नहर है और ये गुजरानवाला के मज़ाफ़ात में ज़रई अराज़ी के अंदर से गुजरती है। नहर मज़कूरा में पानी का बहाव मशरिक़ से मगरिब की सिमत है। हमने इसी नहर के किनारे झाड़ियों के झुंड में पनाह ले रखी थी और हमारी नज़रें नहर के उस हिस्से पर जमी हुई थी जहाँ से शौका ने चोरी के जानवरों को नहर पार कराना थी। जैसा कि मैंने बताया, इन दिनों मौसम सरमा जोबन पर था। दिसंबर का महीना अपना निस्फ सफ़र तय कर चुका था। नहर के अंदर पानी की मिक़दार बहुत कम थी। मई से अगस्त तक और उसके बाद भी कुछ अरसे ये नहर लबालब भरकर चलती दिखाई देती है और पानी की रफ्तार भी 8 से 10 मील फी घंटा होती है। ताहम इस वक्त नहर के वस्त में पानी का एक छोटा सा नाला सुस्त रवि से रवां दवां था। यही सबब था कि शौका ने यहाँ से नहर अबूर करने का फैसला किया था, वरना भरी पूरी नहर में ऐसा सोचना भी हिमाकत होती। मलिक साहब, मुझे तो लगता है कि रियासत की इतला दुरुस्त नहीं। हवलदार नबी बख्श ने दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हुए इज़्तिरारी लहजे में कहा। रियासत अली इस मुखबिर का नाम था जिसने मुझे शौका के बारे में बताया था। मैंने अपनी निगाह को नहर पर जमाए रखा और हवलदार से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जनाब, आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी, वो बेजारी से बोला। क्या हम सुबह तक इस मनहूस शौका के इंतज़ार में इधर ही बैठे सर्दी में ठिठुरते रहेंगे? आधी रात का गुजर जाना या शौका का मनहूस होना या हमारा सर्दी में ठिठुरना, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। इससे कहीं भी ये साबित नहीं होता कि रियासत अली की इतला दुरुस्त नहीं। आप ठीक कहते हैं मलिक साहब, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, लेकिन मेरे ख्याल में अब तक इसे यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है, मैंने रेस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए कहा। रात वाकई आधी से ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस वक्त 12:30 बज रहे हैं और आजकल तो सूरज भी लगभग 5 बजे ग़ुरूब हो जाता है। इस हिसाब से तो रात हुए 7 घंटे गुजर चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि शौका ने हमारे नहीं अपने प्रोग्राम के मुताबिक आना है, लिहाजा हमारे पेशे का तकाजा तो यही है कि कम से कम अज़ान फजर तक शौका की राह देखी जाए। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, आज तक रियासत ने मुझे कभी गलत इत्तला नहीं दी। वो मेरे भरोसे का बंदा है। मैं रियासत की काबिलियत पर शक नहीं कर रहा मलिक साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। ये भी तो हो सकता है कि शौका ने अपना प्रोग्राम तब्दील कर दिया हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, मैंने गोलमोल जवाब दिया। नबी बख्श ने वाज़ेह तौर पर अपना बयान बदला था। पहले इसने बड़े मजबूत अंदाज में कहा था कि रियासत की इतला दुरुस्त नहीं, लेकिन जब इसने देखा कि मैं रियासत पर अपने एतमाद का इजहार कर रहा हूँ तो उसने भी अपने ख्याल की पटरी बदल ली थी। हम इस वक्त खेतों के बीच खुले माहौल में झाड़ियों के झुंड में बैठे हुए थे और मौसम की यकबख्तगी ने हवलदार की मत मार दी थी। ऐसा नहीं है कि मुझे सर्दी नहीं लग रही थी, सर्दी का तो काम ही लगना है, ये सबको लगती है, बस अपनी अपनी याददाश्त की बात है। वो क्या है? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। कहाँ? किधर? क्या? नबी बख्श अलर्ट लहजे में बोला।
मैंने नहर की मशरकी सिमत इशारा करते हुए कहा। वो देखो, नहर के अंदर कुछ तैरता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। चांदनी रात की वजह से काफी दूर तक देखना आसान हो गया था। नहर के पानी का बहाव मशरिक से मगरिब की सिमत था और वो चीज उधर मशरिक की जानिब से बहती हुई हमारी तरफ आ रही थी। मुझे तो ये कपड़ों की कुछ गठरी लग रही है, नबी बख्श ने सरसराती हुई आवाज में कहा। अगर ये कपड़ों की गठरी नहीं तो फिर कोई इंसान है, मैंने गंभीर अंदाज में कहा, लिबास समेत। मगर आधी रात को कौन तैराकी करेगा मलिक साहब, उसने बेहद उलझे हुए लहजे में कहा, और वो भी इस कदर ठंडी रात में। नबी बख्श, मुझे लगता है कि सर्दी ने तुम्हारे हवास को जमा दिया है, मैंने नहर में तैरते हुए टारगेट को अपनी निगाह में रखते हुए कहा, वरना तुम ऐसी अहमकाना बातें कभी न करते। मैंने क्या किया है जी, वो हैरत भरे अंदाज में बोला। तैराकी करते वक्त इंसान अपने लिबास में नहीं होता, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वो अपने कपड़ों को बदन से जुदा करके तैराकी का मखसूस जांघिया या नेकर पहन लेता है, जबकि हमारी आंखें इसके बरक्स नज़ारा कर रही हैं। मुझे तो ये कोई और ही चक्कर नजर आ रहा है। मैंने आखिरी जुमला इतने सनसनीखेज अंदाज में अदा किया था कि वो बेसाख्ता पूछ बैठा, कैसा चक्कर मलिक साहब? ये किसी इंसान की लाश भी तो हो सकती है, मैंने इंकिशाफ अंगेज अंदाज में कहा। ओह, नबी बख्श ने तशवीश भरी सांस खारिज की। तैयारी पकड़ लो नबी बख्श, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। ये जो कुछ भी है लगभग 10 मिनट में हमारे सामने से गुजरेगा और हमने इसे नहर से बाहर निकालना है। इस काम के लिए तो हमें नहर में उतरना पड़ेगा, वो हिचकिचाहट भरे अंदाज में बोला। बिल्कुल, मैंने कतई लहजे में कहा, और इस मुहिम जुई में बड़ी हद तक हमारे लिबास भी भीग जाएंगे और हमें सख्त सर्दी भी लगेगी, लेकिन क्या करें, ये कार्य सरकार है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बात खत्म करते ही मैंने अपने बूट उतार दिए और पतलून के पांचों को उड़सने में मसरूफ हो गया। अपने सीनियर को इस काम में मसरूफ देखकर नबी बख्श के पास कोई जाए फरार ना रही, चुनाचे वो भी मेरा साथ देने की तैयारी करने लगा। जिन दिनों अपर चनाब नहर अपने किनारों तक भरकर बह रही होती है, उस वक्त उसके कल्ब की गहराई कमोबेश 20 फीट होती है। मैंने औसत गहराई बताई है, वरना बाज़ मकामात पर खुसूसन किसी पुल के बाद इसके कल्ब में पानी की गहराई 25 से 30 फीट तक भी चली जाती है। लेकिन इन दिनों पानी का जोर टूटा हुआ था। नहर के वस्त में पानी का जो नाला सा बह रहा था, मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक उसकी गहराई 5-6 फीट से ज़्यादा नहीं थी। हम आसानी से अपने टारगेट को खींचकर पानी से बाहर ला सकते थे। हमने जल्दी अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर ली और ये देखकर मेरे तमाम अंदाज़ों की तस्दीक हो गई कि गठरी की सूरत दिखाई देने वाली वो चीज़ एक इंसान था, एक मर्द, जो मेरे फौरी ख्याल के तहत दारे पानी से कूच कर गया था। मैंने नबी बख्श की मदद से इस शख्स की लाश को खींचकर अपनी कमी गांव वाली झाड़ियों के नज़दीक डाल दिया। मलिक साहब, ये बदनसीब कौन हो सकता है, नबी बख्श ने तशवीशनाक अंदाज में कहा। मुझे तो लगता है कि ये मर चुका है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैंने ताइदी अंदाज में कहा। इसकी शनाख्त का मामला तो सुबह होने के बाद ही हल किया जा सकता है। जब तक मैं इसका तफसीली मायना न कर लूँ, हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कह सकता, और ये काम दिन की रोशनी ही में किया जा सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, नबी बख्श ने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। निफ्स से ज़्यादा लिबास भीग जाने के सबब नबी बख्श की बकौले से कुल्फी जम चुकी थी। इन लम्हात में वो शदीद सर्दी की लपेट में था। हालात मेरी भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ताहम मैं हालात और मौसम की सख्ती को झेलने की कोशिश कर रहा था। हमें ज़्यादा देर तक इस कैफियत में नहीं रहना पड़ा। जिस मकसद के हुसूल की खातिर हमने झाड़ियों के इस झुंड में पड़ाव डाला था, इस मकसद के पूरा होने के आसार नमूदार हो गए। चांदनी रात ने मुझे और नबी बख्श को बड़े बड़े वाज़े अंदाज में दिखाया कि लगभग 4 दर्जन मवेशी नहर के एक किनारे से अंदर उतर रहे थे। मेरे रगों पे में सनसनी सी दौड़ गई। कुछ ऐसा ही हाल नबी बख्श का भी था। शौका डंगर, चोर माल मसरूका हमारी निगाह में आ गया था। रियासत की इतला हकीकत का रूप धार चुकी थी। मौसम की शिद्दत का एहसास हमसे कोसों दूर जा चुका था। ऐसे में सर्दी लगने का क्या सवाल। हम पूरे जोश व खरोश के साथ शौका को छापने के लिए आगे बढ़ने लगे, जो हमसे चंद कदमों की दूरी पर चोरीशुदा मवेशियों के साथ नहर के अंदर उतर चुका था। मैंने तजुर्बेकार निगाह का इस्तेमाल करके अंदाज़ा लगा लिया था कि इस बदबख्त को पलक झपकते में मौत के घाट उतार दिया गया था। कातिल जो कोई भी था, वो पहलवानी,
کبڈی یا کسی اور شہزوری کے شعبے سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ مقتول کی گردن کمان کا توڑ کر جس طرح اسے زندگی کی قید سے آزاد کیا گیا تھا، اس نوعیت کا تکنیکی کام کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھا۔ یہ کسی داؤ پیچ کے ماہر کاریگر کا کارنامہ تھا، جس نے مقتول کی گردن کو طوفانی جھٹکا دے کر اس جہاں سے اس جہاں میں پہنچا دیا تھا۔ مجھے اس ماہر فن قاتل کا سراغ لگانا تھا اور اس کے لیے مقتول کی شناخت بے حد ضروری تھی۔ شوکا ڈنگر چور کی واردات اور گرفتاری کی اس روداد میں بعد ازاں ایک نامعلوم شخص کی لاش اس کہانی کے اندر داخل ہو گئی۔ حالت کا تقاضا یہ ہے کہ فوری توجہ کے طالب معاملے کو پہلے بیان کیا جائے، اور ظاہر ہے کسی انسان کا قتل کسی پیشہ ور چور کی گرفتاری سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا میں شوکا کے ذکر کو پھر کسی وقت کے لیے محفوظ رکھتے ہوئے نامعلوم مقتول کی طرف آتا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کی معلومات کے لیے اتنا بتا دوں کہ اس ٹھنڈی ٹھار رات میں نے شوکا کو اس کے 2 ساتھیوں الیاس اور افضل سمیت گرفتار کر لیا تھا۔ شوکا کے قبضے سے چوری شدہ 42 مویشی بھی میرے ہتھے چڑھے تھے، جن میں 30 بھینسیں اور 12 گائے شامل تھیں۔ مقتول کی عمر 25 اور 30 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ مضبوط جسم کا مالک ایک قبول صورت شخص تھا۔ اس نے بڑی رونق موٹی تازی مونچھیں پال رکھی تھیں۔ اس کے بدن پر گرم لباس تھا اور موسم کی مناسبت سے اس نے اونی سوٹر بھی پہن رکھا تھا۔ اس کی جامہ تلاشی سے مجھے کوئی ایسی شے نہیں ملی جس کا یہاں ذکر کیا جائے۔ میں نے اچھی طرح ٹٹول کر اس کے سارے وجود کا معائنہ بھی کر لیا تھا، لیکن اس کے جسم پر کہیں بھی ایسا کوئی زخم دریافت نہیں ہوا جسے اس کی موت سے منسوب کیا جاتا، جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ گردن کمان کا توڑ کر چشم زدن میں اس بد نصیب کو سپرد موت کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس اجل رسیدہ کو نہر کی سست رفتار لہروں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس نامعلوم مقتول کی لاش کی دریافت کا سہرا میرے اور حوالدار نبی بخش کے سر بنتا تھا۔ گزشتہ شب جب ہم نے اس مردہ شخص کو نہر سے نکالا تو ہم دونوں کے سوا وہاں اور کوئی نہیں تھا، لیکن اب درجن بھر افراد وہاں موجود تھے اور یہ صبح کے لگ بھگ 9 بجے کا وقت تھا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، تاہم ابھی تک اس کی دھوپ میں تمازت اور تپش شامل نہیں ہوئی تھی۔ پھر بھی گزشتہ شب کی بنسبت اس وقت موسم خاصا خوشگوار تھا۔ میں نے موقع پر موجود مختلف لوگوں کو مردہ شخص کا چہرہ دکھا کر اس کی بابت دریافت کیا۔ ان میں زیادہ تر کھیت مزدور تھے جو حسب معمول نہر کی دونوں جانب واقع کھیتوں میں کام کرنے آئے تھے، لیکن وہاں پولیس کی موجودگی نے انہیں خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان میں سے ہر ایک نے فرداً فرداً اس شخص کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ایک عمر رسیدہ بوڑھے بابے نے قدرے امید افزا بات کی، "تھانے دار صاحب، میں نے اس بندے کو چودھری کی حویلی میں دیکھا ہے۔" وہ آنکھیں سکیڑ کر مردہ شخص کی طرف تکتے ہوئے بولا، "لیکن یہ یاد نہیں آ رہا کہ اس کا نام کیا ہے۔" میں نے چونک کر اس بزرگ کی جانب دیکھا اور پوچھا، "چاچا، تمہیں اپنا نام تو یاد ہے نا؟" "جی سرکار۔" وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، "مجھے اللہ رکھا کہتے ہیں۔" "چاچا اللہ رکھا، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔" میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، "اس بندے کا نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ بتا دو کہ تم نے اسے کس چودھری کی حویلی میں دیکھا تھا؟" "چودھری سکندر علی کی حویلی میں تھانے دار صاحب۔" وہ بڑے وثوق کے ساتھ بولا، "میں فرید پور کے چودھری صاحب کی بات کر رہا ہوں۔" میں چودھری سکندر کو جانتا تھا، وہ 2-3 مرتبہ اس سے میری ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے چودھری سکندر کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، جس نے اس کے جسم کا ظہری حصہ بالکل ناکارہ کر دیا تھا، جس کے بعد وہ بستر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ چودھری سکندر روایتی چودھریوں سے بہت مختلف تھا۔ اس کے اندر مجھے غرور، تکبر اور حد سے زیادہ خود پسندی بالکل نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد تم اس بندے کے حوالے سے کچھ اور جانتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ میں نے اللہ رکھا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، "کیا اس کا تعلق فرید پور ہی سے ہے؟" "میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔" وہ بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا، "ہو سکتا ہے یہ ادھر ہی کا رہنے والا ہو یا کہیں اور سے آیا ہو۔" میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد اللہ رکھا کو فارغ کر دیا۔ آج صبح اس طرف آتے ہوئے میں اپنے ساتھ کانسٹیبل باسط اور سرکاری فوٹوگرافر آفتاب کو بھی لے آیا تھا۔ ہم تینوں گھوڑوں پر سوار ہو کر یہاں پہنچے تھے۔ اگر مقتول مکمل طور پر نامعلوم رہتا تو میں سرکاری فوٹوگرافر سے مختلف زاویوں کی 3-4 تصویریں بنوانے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیتا، لیکن
अल्लाह रखा ने मुझे एक और अंदाज में सोचने पर मजबूर कर दिया था। लाश का पोस्टमार्टम तो हर सूरत में होना ही था, लेकिन इससे पहले चौधरी सिकंदर अली को टच करना मैं ज़रूरी समझता था। मैंने कांस्टेबल बासित को लाश के पास छोड़ा और खुद घोड़े पर सवार होकर फरीदपुर की जानिब रवाना हो गया। मैंने बासित को हिदायत कर दी थी कि मेरी वापसी तक वो लाश को सरकारी अस्पताल पहुंचाने के इंतजामात मुकम्मल कर ले। जिस मकाम पर हमने नहर से वो लाश निकाली थी, वहां से फरीदपुर कमोबेश 8 मील के फासले पर मशरिक की सिमत नहर के किनारे वाक़ एक छोटा सा गांव था। इन दोनों मकामात के बीच में और कोई आबादी नहीं थी। बाबा अल्लाह रखा की बात में मुझे इसलिए भी वजन महसूस हुआ कि नामालूम मकतूल का ताल्लुक फरीदपुर से हो सकता था। अगलब इम्कान इस बात का था कि किसी ने उसे कत्ल करके उसकी लाश को हवालाए नहर कर दिया होगा। आज अगरचे आसमान पर सूरज मौजूद था, लेकिन इसकी धूप सर्दी की मारी हुई थी। अगर मुझे वापसी में 3-4 घंटे भी लग जाते तो लाश के लिए किसी किस्म की तशवीश वाली कोई बात नहीं थी। मैंने सोचा तो 3-4 घंटे का था, लेकिन 3-4 मिनट के बाद ही सूरत हाल में सनसनीखेज तब्दीली रूनुमा हो गई। जाए वकुआ से फरीदपुर जाने के लिए मुझे नहर के किनारे और खेतों के दरमियान बने हुए कच्चे रास्ते पर सफ़र करना था। अभी मेरे घोड़े ने 200-300 गज का फासला ही तय किया था कि 2 घुड़सवार मेरे करीब पहुंचकर रुक गए। वो दोनों मेरी मुखालिफ सिमत यानी फरीदपुर की तरफ से आ रहे थे। मजबूरन मुझे भी अपना घोड़ा रोकना पड़ा। इन दोनों घुड़सवारों के चेहरों के तासुरात ने मुझे बता दिया कि इनके पास खुशी की कोई खबर नहीं है। क्या बात है? मैंने बारी बारी इन दोनों की तरफ देखते हुए इस्तफसार किया। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो और ये तुम्हारे चेहरों पर हवाइयाँ क्यों उठ रही हैं? क्या रास्ते में किसी पिच्छल पैरी को देख लिया है? हम लोग आपके पास थाने जा रहे थे, इनमें से एक ने बदहवासी के आलम में बताया। अच्छा हुआ आप रास्ते ही में मिल गए। अब आप हमारे साथ चलें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? मैंने तेज़ नज़रों से उन्हें घूरा। फरीदपुर, दूसरे ने जवाब दिया। फरीदपुर का नाम सुनकर मैं चौंक उठा, क्योंकि मैं तो खुद फरीदपुर ही की तरफ जा रहा था। मैंने ठहरे हुए लहजे में पूछा, फरीदपुर में ऐसा क्या हो गया है जो तुम मुझे अपने साथ वहाँ ले जाना चाहते हो? चौधरी साहब को किसी ने कत्ल कर दिया है थानेदार साहब, एक ने दुखी लहजे में बताया। दूसरा बोला, हम इसी वाक़ये की इत्तला देना आपके पास थाने आ रहे थे कि आप हमें रास्ते ही में मिल गए। बाद असा मुझे इन दोनों घुड़सवारों के नाम राशिद और मिन्हास मालूम हुए, जिनमें राशिद पस्ता कामत और मिन्हास दराज कद था। चौधरी साहब के कत्ल के अल्फाज ने मेरे अंदर खलबली मचा दी थी। मैं पूछे बिना ना रह सका। तुम चौधरी सिकंदर की बात कर रहे हो? नहीं जनाब, इन्हें कोई क्या कत्ल करेगा, राशिद ने बताया। वो तो हिलने जुलने के भी काबिल नहीं हैं। फिर? मैंने बारी बारी सवालिया नज़र से उनकी तरफ देखा। हम चौधरी रुस्तम की बात कर रहे हैं थानेदार साहब, मिन्हास वजाहत करते हुए बोला। ये चौधरी सिकंदर के अकलौते बेटे हैं। मेरा मतलब है कि अकलौते बेटे थे। चौधरी रुस्तम को किसने कत्ल किया है? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में दरियाफ्त किया। और ये वाक़या कब पेश आया? हमारे दरमियान ये तमाम तर गुफ्तगू घोड़ों पर सवार होकर ही हो रही थी। मेरे सवाल के जवाब में मिन्हास ने बताया, कातिल के बारे में तो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये वाक़या पिछली रात का है। छोटे चौधरी साहब की लाश उधर डेरे पर पड़ी है। ओह! मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। इसी लम्हे बाबा अल्लाह रखा से हासिल होने वाली मालूमात मेरे जहन में ताज़ा हो गईं। फरीदपुर एक छोटा सा गांव था। बमुश्किल 70 से 80 घर होंगे वहाँ। लगभग 300 नफूस की आबादी में हर शख्स दूसरे का सूरत आशना होता है। मैंने इनसे पूछा, अच्छी तरह सोचकर बताओ, क्या इस वाक़ये के बाद फरीदपुर से कोई बंदा गायब हुआ है? बिल्कुल हुआ है थानेदार साहब, राशिद जल्दी से बोला। मिन्हास ने इज़्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया, लेकिन आपको कैसे पता चला कि कादू गांव से गायब है? तो इसका नाम कादू है, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। असल नाम तो कादिर है जनाब, लेकिन सब उसे कादू कहकर ही पुकारते हैं, राशिद ने बताया। कादू की ड्यूटी डेरे पर होती है, लेकिन वो सुबह से गायब है, या शायद रात से। वो ड्यूटी पर इसलिए हाजिर नहीं कि अब वो ड्यूटी करने के काबिल ही नहीं रहा, मैंने मायना खेज मगर संजीदा लहजे में कहा। ड्यूटी करने के काबिल नहीं रहा? राशिद भौचक्का नज़र से मुझे तकने लगा। मिन्हास ने कहा, आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई थानेदार साहब। हमें तो शक था कि कादू छोटे चौधरी साहब के कत्ल में मुलव्विस है, इसलिए वो डेरे से कहीं फरार हो गया है। हो सकता है कि कादू ही ने चौधरी रुस्तम को कत्ल किया हो,
मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। लेकिन पिछली रात वो खुद भी मकतूल हो चुका है। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो और मेरे इस अंदाजे की तस्दीक या तरदीद तुम दोनों करोगे। बात के इख्तिताम पर मैंने बारी बारी राशिद और मिन्हाज की आंखों में झांका तो राशिद ने बेहद उलझे हुए अंदाज में मुझसे इस्तफसार किया। हम ये काम किस तरह कर सकते हैं थानेदार साहब? इस तरह, मैंने अपने घोड़े को वापसी के लिए मोड़ते हुए कहा। आओ मेरे साथ, पहले मैं तुम्हें कादू से मिलवा दूं, उसके बाद हम फरीदपुर का रुख करेंगे। वो दोनों हक्का बक्का होकर मेरी तकलीद में अपने घोड़े दौड़ाने लगे। चंद मिनट के बाद हम जायवकुआ पर पहुंच गए, यानी उस मकाम पर जहां झाड़ियों के झुंड के नज़दीक नामालूम शख्स की गर्दन टूटी हुई लाश रखी हुई थी। राशिद और मिन्हास वहां पहुंचते ही वो मुर्दा शख्स नामालूम नहीं रहा था। इन दोनों ने मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी थी, यानी वो चौधरी के नमकखार कादू उर्फ कादरे की लाश थी। इसको क्या हुआ है थानेदार साहब? राशिद ने सहमी हुई नज़र से मेरी जानिब देखते हुए पूछा। इसे किसने कत्ल किया है? तुम लोगों का ख्याल था कि छोटे चौधरी के कत्ल में कादू का हाथ होगा, मैंने कहा, लेकिन ये बेचारा तो खुद भी कत्ल हो चुका है। कादू की गर्दन तोड़कर इसे सुपुर्दे मौत किया गया है और ये वाकया फरीदपुर के करीब ही कहीं पेश आया है। इसकी लाश नहर के पानी में बहती हुई गुज़िश्ता रात 12:30 बजे यहाँ पहुंची थी। इस मकाम से फरीदपुर का फासला लगभग 8 मील है और आजकल अपर चनाब कमोबेश 4-5 मील फी घंटा की रफ्तार से बह रही है, जो एक शख्स के पैदल चलने की अमूमी रफ्तार है। इस हिसाब से मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक कादू को पिछली रात 10:30 बजे के करीब फना के घाट उतारा गया है। वो बेहद उलझनज़दा अंदाज में कभी मुझे और कभी कादू की लाश को तकने लगे। मैंने पहली फुर्सत में थाने से एएसआई याकूब को वहां बुला लिया। वो दूसरी फुर्सत में मैंने कादू की लाश को एक रेड़े पर लदवाकर याकूब की निगरानी में जिला अस्पताल भिजवा दिया और तीसरी फुर्सत में मैं कांस्टेबल बासित को साथ लेकर राशिद और मिन्हास के हमरा फरीदपुर की जानिब रवाना हो गया। फरीदपुर का शुमार छोटे गांव में होता था। नहर के किनारे पर वाक़ इस गांव की आबादी 300 से 400 अफराद के दरमियान रही होगी। फरीदपुर नामी इस मुख्तसर से गांव पर चौधरी सिकंदर अली का राज था, जो पिछले कुछ अरसे से फालिज का शिकार होकर बेबसी और मोहताजी की जिंदगी गुजार रहा था और इसी लाचार चौधरी के अकलौते बेटे रुस्तम अली को गुज़िश्ता रात किसी ने कत्ल कर दिया था। हम दोपहर के बाद फरीदपुर पहुंचे थे। मैंने राशिद से कहा, तुम लोगों ने बताया है कि छोटे चौधरी की लाश डेरे पर पड़ी है। जी थानेदार साहब, उसने इस बात में जवाब दिया। बड़े चौधरी साहब ने हमें हुक्म दिया था कि जब तक पुलिस अपनी कार्रवाई मुकम्मल ना कर ले, कोई शख्स डेरे के अंदर न जाए। इसीलिए हमने डेरे के बैरूनी दरवाजे पर ताला डाल दिया है। ये तुम लोगों ने अक्लमंदी का काम किया है। मैंने सताइशी नज़र से बारी बारी इन दोनों की तरफ देखा और कहा, तो चलें, पहले डेरे वाली कार्रवाई मुकम्मल कर लेते हैं। इसके बाद चौधरी सिकंदर से भी मुलाकात हो जाएगी। वो दोनों मेरे साथ चल पड़े। मज़कूरा डेरा नहर के किनारे खेतों के बीच बना हुआ था। डेरे के अंदर और बाहर दीवारों के साथ कदावर दरख्त भी लगे हुए थे। ये डेरा नीची छतों वाले 3 कमरों पर मुश्तमिल था, जो एक ही कतार में अहाते के अकबी सहन में बने हुए थे। इसके आगे डेरे का कुशादा सहन था। कराची के बासी इस सहन की कुशादगी को समझने के लिए इसको 1000 गज का कोई प्लाट तसव्वुर कर लें। हमने अपने घोड़ों को घने दरख्तों के नीचे बांध दिया और डेरे के अंदर दाखिल हो गए। डेरे के बैरूनी दीवार के साथ पीपल और सफेदे के कदावर दरख्त इस्तादा थे। जिस दौरान में हम अपने घोड़ों को पार कर रहे थे, मिन्हास ने आगे बढ़कर डेरे का गेट नुमा चौबी दरवाज़ा खोल दिया था। मुझे वहां पर डेरे के आसपास कुछ लोग भी खड़े दिखाई दिए, जो यकीनन छोटे चौधरी की मौत पर दुखी और परेशान थे। डेरे के सहन में एक दीवार के साथ चंद मवेशी भी बंधे हुए थे, जो मौजूदा हालात से बेनियाज अपनी खुरलियों में चारे पर मुंह मारने में मसरूफ थे। इन्हें इस बात की मुतलिक फिक्र नहीं थी कि इनके मालिक का अकलौता बेटा दारे फानी से कूच कर गया था। छोटे चौधरी की लाश किस कमरे में है? मैंने राशिद से सवाल किया। इसने दरमियान वाले कमरे की जानिब इशारा कर दिया। मैं कांस्टेबल बासित के साथ मज़कूरा कमरे के अंदर दाखिल हो गया और ये देखकर मुझे हैरत हुई कि वो कमरा किसी आलीशान बेडरूम का मंजर पेश करता था, जिसकी एक दीवार के साथ आरामदेह पलंग बिछा हुआ था और चौधरी रुस्तम की लाश इसी पलंग पर पड़ी थी। मैंने रुस्तम की लाश का बगौर जायजा लिया तो उसके सर की चोट फौरन ही मेरे निगाह में आ गई।
चौधरी की खोपड़ी का अकबी हिस्सा बुरी तरह चटका हुआ था और वहां से निकलने वाले खून ने चौधरी के लिबास को भी जगह जगह से आलूदा कर रखा था। हत्या के बिस्तर के बाद हिस्से भी खून के धब्बों से भरे हुए थे। मुझे ये समझने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा कि कातिल ने किसी आहनी शह की मदद से चौधरी रुस्तम के अकब से वार करके उसे मौत के घाट उतारा था। ये चोट इतनी कारी साबित हुई कि चौधरी की खोपड़ी का हशर नशर हो गया था और इसे जिंदगी से मौत की तरफ जाने में चंद सेकंड ही लगे होंगे। कातिल के हमले में बहुत ज्यादा गम और गुस्से की निशानदेही होती थी। लाश के तफसीली मुआयने से फारिग होने के बाद मैंने इस सजे सजाए बेडरूम का तनकीदी जायजा लिया तो एक मेज पर मुझे खुली हुई शराब की बोतल नजर आई और एक गिलास पड़ा हुआ था जिसमें चौथाई शराब भरी हुई थी, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि अपनी मौत से कब्ल वो दुख्तर अंगूर से दिल बहला रहा था और बेखबरी में किसी सफाक शख्स ने उसे जिंदगी की कैद से आज़ाद कर दिया था। दुख्तर अंगूर दुख्तर इंसान का तकाजा करती है। छोटा चौधरी इस डेरे पर इबादत गुजारी की नीयत से नहीं आया था। कमरे की सजावट और जामो मीना से पता चलता था कि डेरे का ये कमरा चौधरी रुस्तम का इशरत कदा है, जहाँ पर वो ऐशो इशरत के लम्हात गुजारने आया करता था। थोड़ी सी कोशिश के बाद मैंने मज़कूरा कमरे में दुख्तर इंसान के आसार भी दरियाफ्त कर लिए। बेड के नज़दीक कमरे के फर्श पर मुझे चूड़ियों के चंद टुकड़े पड़े दिखाई दिए। मैंने झुककर बड़ी एहतियात के साथ कच्चे फर्श पर से सुर्ख और सब्ज चूड़ियों के टुकड़े उठा लिए। चूड़ियां खवातीन का एक जेवर है। इसका मतलब यही था कि पिछली रात इस कमरे में छोटे चौधरी के साथ कोई औरत भी मौजूद थी और चूड़ियों के टुकड़े ये कहानी सुना रहे थे कि चौधरी ने इस औरत के साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश की थी, जिससे जाहिर होता था कि मज़कूरा औरत अपनी मर्जी से वहां नहीं आई थी, बल्कि इसे जबरदस्ती चौधरी की अय्याशी के सामान के तौर पर वहां पहुंचाया गया था। एक ख्याल बर्क रफ्तारी से मेरे जहन में चमका, कहीं इसी औरत ने तो चौधरी रुस्तम को मौत के घाट नहीं उतारा। ये नामुमकिनात में था। इन लम्हात में मेरे रगों पे में खून की गर्दिश में खासी तेजी आ गई थी। राशिद और मिन्हास कमरे के बाहर मौजूद थे। मैंने इन्हें अंदर बुला लिया, फिर बारी बारी दोनों की आंखों में झांकते हुए सवाल किया, रात को चौधरी रुस्तम के साथ डेरे पर और कौन था? यहाँ पर तो सिर्फ कादू ही होता है, मिन्हास ने जवाब दिया। और पिछली रात भी वही था जनाब। मैंने अपनी नाक पर उंगली रखकर मखसूस अंदाज में कहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। कौन थी वो? आप किसी औरत का पूछ रहे हैं? राशिद ने उलझनज़दा नज़र से मुझे देखा। हाँ, मैंने सपाट आवाज में कहा, फिर टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े उन्हें दिखाते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, ये मुझे कमरे के कच्चे फर्श पर पड़े मिले हैं। यकीनन पिछली रात कोई औरत यहाँ मौजूद थी और चौधरी ने शराब के नशे में इसके साथ दस्त दराजी भी की थी। बताओ, कौन थी वो औरत? हम किसी औरत के बारे में कुछ नहीं जानते सरकार, राशिद ने मिन्नत रेज लहजे में कहा। अगर कोई औरत रात को डेरे पर आई थी तो कादू को इसका पता होगा। तुम जिस कादू का नाम ले रहे हो वो खुद हमेशा के लिए लापता हो चुका है, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। अब मुझे जो कुछ भी बताना है वो आप ही लोगों ने बताना है। अगर तुम लोगों ने शराफत से जबान नहीं खोली तो तुम दोनों तवील मुद्दत के लिए जाओगे सीधे जेल में, समझे? जनाब, आप हमारी बात का यकीन करें, मिन्हास घिघियाया। हमें वाकई इस मामले की कोई खबर नहीं थी। कादू पर छोटे चौधरी साहब बहुत एतमाद करते थे। कादू इनके हर राज में शरीक था, मगर वो शरीक राज अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहा, लिहाजा कादू से पूछगछ का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। और चौधरी रुस्तम का अंजाम भी तुम्हारे सामने है। कादू की लाश को मैं तुम दोनों के सामने पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा चुका हूँ। थोड़ी देर में इसी मकसद के लिए चौधरी रुस्तम की लाश को भी रवाना कर दूंगा। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, लाशों की चीर फाड़ से सारे हकाइक खुलकर सामने आ जाएंगे। जब दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा तो फिर मुझसे किसी रू रियायत की तवक्को नहीं रखना। इसलिए तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा कि अगर तुम इस वाक़ये के बारे में कुछ जानते हो तो मुझे सच सच बता दो। मेरे अंदाज में वाज़ेह धमकी मौजूद थी। वो दोनों मिन्नत समाजत करने लगे कि इनका इस अंधोनाक वाक़ये से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं और वो पिछली रात डेरे पर किसी औरत की मौजूदगी से भी वाकिफ नहीं हैं। मैंने इनका इब्तिदाई बयान नोट कर लिया, जिसके मुताबिक छोटा चौधरी कभी कभार रात गुजारने डेरे पर आ जाया करता था। अपने आराम की गर्ज से रुस्तम ने डेरे के कमरे को
शाहाना अंदाज में सेट कर रखा था। वो दोनों जानते थे कि रुस्तम शराब नोशी करता था और वो तबन अय्याश भी था, लेकिन वो ये बताने से कासिर थे कि गुज़िश्ता रात डेरे पर कौन औरत मौजूद थी। राशिद और मिन्हास ने मुझे बताया कि अमूमन छोटा चौधरी रात के किसी पहर या सुबह होने से पहले किसी वक्त वापस हवेली पहुंच जाया करता था। आज सुबह जब रुस्तम अली हवेली के अंदर दिखाई नहीं दिया तो इसकी तलाश शुरू हुई। इस बात की कोई तुक नहीं बनती थी कि छोटे चौधरी को फरीदपुर के घरों के अंदर ढूंढा जाता। वो एक ही जगह पाया जा सकता था और वो मकाम था डेरा। चौधरी सिकंदर अली ने राशिद को डेरे की जानिब दौड़ाया। राशिद और मिन्हास का शुमार चौधरी सिकंदर के काबिल एतमाद खिदमतगारों में होता था। वो हवेली के अंदर मफलूज चौधरी का बहुत ख्याल रखते थे। राशिद जब डेरे पर पहुंचा तो कादू उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। वो चौधरी की खोज में जब इसके लिए मखसूस कमरे में दाखिल हुआ तो एक खून चका मंजर ने उसका इस्तकबाल किया। वो भागम भाग हवेली पहुंचा और चौधरी सिकंदर को सूरत हाल से आगाह किया। इस इत्तला से हवेली में कोहराम मच गया। चौधरी सिकंदर ने दानिशमंदी का सबूत देते हुए राशिद और मिन्हास को मेरी तरफ दौड़ा दिया। मैं मफलूज चौधरी के मुतहर्रिक बंदों के इंटरव्यू में मसरूफ था कि कांस्टेबल बासित की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वो इंकिशाफ अंगेज अंदाज में बता रहा था, मलिक साहब ये देखें, मुझे कुछ मिला है। मैं फिलफौर बासित की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो हाथ में एक आहनी रेंज थामे खड़ा था। मज़कूरा पाने का साइज काफ़ी बड़ा था। ऐसे रेंज पाने ट्रैक्टर्स और भारी मशीनरी के नट बोल्ट खोलने और कसने के काम आते हैं। सबसे अहम और दिलचस्पी की बात यह थी कि मुतज़क्करा रेंज पाने के हेड पर जमे हुए खून के आसार पाए जाते थे। मैंने जब पाने के सरे को गौर से देखा तो मुझे उस पर जमे हुए खून के अंदर चंद इंसानी बाल भी चिपके हुए नजर आए। अगलब इम्कान यही था कि इसी पाने की तूफानी सर्प ने चौधरी रुस्तम की खोपड़ी का सत्यानाश मार दिया था। पानी के सिरे पर लगा हुआ खून सर्द मौसम की वजह से जम गया था। लेबोरेटरी टेस्ट से बखूबी ये पता चलाया जा सकता था कि रेंज के हेड पर जमा हुआ खून और इस खून के अंदर चुपके हुए बाल चौधरी रुस्तम के ही थे या किसी और के थे। इस जमाने में फिंगरप्रिंट्स उठाने का रिवाज आम नहीं हुआ था और अदालत भी इसे कोई अहमियत नहीं देती थी, वरना इस रेंज के दस्ते पर पाए जाने वाले उंगलियों के निशानात बआसानी कातिल तक रहनुमाई कर सकते थे। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने सरसराती हुई आवाज में दरियाफ्त किया। ये पलंग के सिराने वाली दीवार के करीब पड़ा हुआ था, बासित ने बताया और बयान करता लोकेशन की सिमत इशारा भी कर दिया। मुझे लगता है कि हमने आला कत्ल बाजियाब कर लिया है। सरे दस्त मुझे भी यही महसूस हो रहा है, मैंने बासित की बात से इत्तफाक करते हुए कहा। अगलब इम्कान इसी बात का है कि इस रेंज की कारी ज़र्ब ने चौधरी रुस्तम की जिंदगी का चराग गुल किया है। ताहम हतमी राय कायम करने के लिए लेबोरेटरी रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। तुम इस आहनी रेंज को अपने पास संभाल के महफूज कर लो। कांस्टेबल बासित ने मेरे हुक्म पर अपने साथ लाए हुए रेगजीन के थैले में मज़कूरा रेंज को बाहिफाजत रख लिया। इसके बाद मैंने राशिद और मिन्हास की जानिब देखते हुए कहा, तुम जल्दी से जल्द चौधरी रुस्तम की लाश को अस्पताल पहुंचाने के लिए किसी सवारी का बंदोबस्त करो, जब तक मैं दीगर काम निपटाता हूँ। गांव से इस वक्त बशीर कोचवान का टांगा बआसानी मिल सकता है, राशिद ने बताया। बशीर कोचवान को रात से तेज बुखार है, आज उसने टांगा निकाला ही नहीं। ठीक है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, टांगा, रेड़ा, बैलगाड़ी जो भी मयसर हो फौरन यहाँ ले आओ ताकि लाश को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। वो दोनों मेरे हुक्म की तामील करने डेरे से रुखसत हो गए। इनके जाने के बाद मैं और बासित तफसीली खाना तलाशी में मसरूफ हो गए। इस डेरे में कुल 3 कमरे एक ही कतार में बने हुए थे। दरमियान वाले कमरे का मैं अच्छी तरह जायजा ले चुका था। ये वही कमरा था जहाँ एक शानदार बेड पर चौधरी रुस्तम की लाश पड़ी हुई थी और इसी कमरे में से बासित ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया था। इस कमरे में मजीद किसी रिसर्च की ज़रूरत नहीं थी। चौधरी रुस्तम मकतूल के बेडरूम की एक बगल में कादिर मकतूल का कमरा था और दूसरी बगल में स्टोर रूम यानी तीसरा कमरा स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। मज़कूरा कमरे में मवेशियों के चारे के अलावा चंद ज़रूरी आलात भी रखे दिखाई दिए। इम्कान इसी बात का था कि कातिल ने वो रेंज पाना यहीं से उठाया होगा, क्योंकि इसी नौइयत के मुख्तलिफ औजार कमरे के एक कोने में फर्श पर पड़े नजर आ रहे थे।
कादिर उर्फ कादू के ज़ेरे इस्तेमाल कमरे में से मुझे कोई काबिल ज़िक्र चीज़ हाथ नहीं लगी जिसकी मदद से मैं कातिल तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर सकता। कानून की नज़र में इस डेरे पर से मुझे काम की सिर्फ 3 चीज़ें ही मिली थीं जिनकी मदद से मैं तफ्तीश की गाड़ी को आगे बढ़ा सकता था, और वो 3 चीज़ें ये थीं। नंबर 1 खून आलू सिरे वाला आहनी रेंज पाना, नंबर 2 टूटी हुई सुर्ख और सब्ज चूड़ियों के टुकड़े, नंबर 3 चौधरी सिकंदर अली के इकलौते सपूत चौधरी रुस्तम की लाश। थोड़ी ही देर में राशिद और मिन्हाज बशीर कोचवान का टांगा लेकर डेरे पर पहुंच गए। इस वक्त मिन्हाज टांगे को ड्राइव कर रहा था। मैंने ये एजाज इसी के पास रहने दिया और चौधरी रुस्तम की लाश को टांगे पर रखवा कर मैंने कांस्टेबल बासित की निगरानी में जिला अस्पताल भिजवा दिया और खुद में राशिद के हमरा चौधरी सिकंदर के पास पहुंच गया। चौधरी सिकंदर अली एक उम्र रसीदा, बेबस और लाचार शख्स था। फारिज के अटैक ने पिछले कुछ अरसे से चौधरी को बिस्तर तक महदूद करके रख दिया था और दूसरे इंसानों का मोहताज बना दिया था। उसके जिस्म का निचला हिस्सा बेजान और नाकारा हो चुका था। राशिद मुझे चौधरी सिकंदर के पास पहुंचाकर कमरे से बाहर निकल गया। इस वक्त चौधरी कमरे में अकेला ही था और उसकी हालत खासी अबतर हो रही थी। फारिज ने पहले ही उसे काफी मजबूर कर रखा था। इस पर इकलौते बेटे की मौत ने उसे अंदर बाहर से तोड़ डाला था। वो बेड पर टेक लगाए नीम दराज बैठा हुआ खामोश आंसू बहा रहा था। मैं इसे सलाम करके पलंग के नजदीक रखी कुर्सी पर बैठ गया और हमदर्दी भरे लहजे में कहा, चौधरी साहब, मुझे आपके जवान बेटे की मौत का बड़ा दुख है। आपके दुखी होने से रुस्तम वापिस तो नहीं आ जाएगा मलिक साहब? वो पुरनम आंखों से मेरी तरफ देखते हुए बोला। चौधरी साहब, ये एक सफाक हकीकत है कि आपका बेटा जहाँ चला गया है वहाँ से तो कोई भी इसे वापस नहीं ला सकता। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, हम सबको इस सच्चाई को तस्लीम करना पड़ेगा, लेकिन आपसे मेरा वादा है कि मैं बहुत जल्द रुस्तम के कातिल को गिरफ्तार करके उसे इबरतनाक सज़ा दिलाऊंगा। इस मकसद के लिए मुझे आपके ताउन की ज़रूरत होगी। मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया मलिक साहब, वो रोहासी आवाज़ में बोला। मेरी नस्ल आगे नहीं बढ़ सकेगी। मैं बे औलाद बेनिशान इस दुनिया से जाऊंगा। मैं चौधरी की दिली कैफियत को अच्छी तरह समझ रहा था। अपने काम की मालूमात हासिल करने के लिए उसकी दिलजोई और हौसला अफजाई ज़रूरी थी। वो जज्बाती सदमे से किसी हद तक बाहर निकलता तो तभी उसके साथ सूदमंद गुफ्तगू की जा सकती थी। आप बे औलाद नहीं हैं चौधरी साहब, मैंने उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा। माशाल्लाह आपकी 3 औलादें और भी हैं। वो सब और इनकी औलादें आपके नाम को हमेशा जिंदा रखेंगी। मलिक साहब, नस्ल हमेशा बेटे से चलती है और रुस्तम मेरी अकलौती औलादे नरीना था। वो संभले हुए लहजे में बोला। रुस्तम 25 साल का हो चुका था। मैं काफ़ी अरसे से उसकी शादी करने का सोच रहा था, लेकिन हर बार कोई न कोई मसला आड़े आ जाता था। शायद मेरे नसीब ही में नहीं था कि मेरी नस्ल आगे बढ़े। बाकी जहाँ तक मेरी दीगर औलादों की बात है तो लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक अफसरदा सी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, वो तीनों मेरी बेटियां हैं और तीनों ही शादीशुदा हैं। इनसे पैदा होने वाली औलादें मेरी नस्ल में शुमार नहीं होंगी। सलमा, खालदा और रिफत अपने शौहरों की नस्ल को आगे बढ़ाएंगी। रिफत रुस्तम से 5 साल छोटी है। मुनासिब वक्त पर मैंने उसकी भी शादी कर दी। बस रुस्तम ही का कुछ नहीं हो रहा था। आह, इंसान अपने नसीब से नहीं लड़ सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। वाकई इंसान अपने नसीब और नसीब बनाने वाले से कभी नहीं जीत सकता। इसके फैसलों के आगे सरे तस्लीम खम करना ही पड़ता है। रुखसाना की मौत के वक्त मैं कातिब तकदीर से बहुत लड़ा था। वो खोए खोए लहजे में बोला, लेकिन मेरी कोई पेश नहीं चली। वो जीत गया, मैं हार गया। मेरी शरीक हयात रुखसाना हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ गई थी। रुखसाना की मौत ने मुझे तोड़ डाला था और रुस्तम की मौत ने मुझे बखेर कर रख दिया है। मैं चंद लम्हात तक चौधरी सिकंदर के साथ तसल्ली तशफ़ी की बातें करता रहा। मेरी मुखलिसाना और हमदर्दी भरी बातों ने उसके सदमे को खासी हद तक कम कर दिया। मैंने महसूस किया कि चौधरी की ज़हनी हालत इस हद तक हमवार और साजगार हो चुकी है कि अब इसके साथ निहायती अहम और संजीदा गुफ्तगू की जा सकती है। मैंने जाए वक़ुआ पर जो कुछ देखा था इसका खुलासा चौधरी सिकंदर के गोशगुजार करने के बाद ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार किया। आपको किस पर शक है?
आज सुबह जब मुझे इस संतोषनाक वाकये की इत्तला मिली तो इस वक्त मेरा शक कादू की तरफ गया था, क्योंकि मुझे बताया गया था कि कादू मंदिर से गायब है। चौधरी नकाहत भरे अंदाज में बोला, लेकिन थोड़ी देर पहले राशिद और मिन्हाज की ज़बानी मुझे पता चला है कि आपको कादू की लाश मिल गई है, जो फरीदपुर से नहर के पानी में बहते हुए आपके इलाके में चली गई थी। मैं समझ गया कि मैंने जब राशिद और मिन्हाज को सवारी का बंदोबस्त करने भेजा था तो उन्होंने चौधरी सिकंदर को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया था। मैंने चौधरी के हाथ को आहिस्तगी बिस्तर पर रखा और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो इसका मतलब है कि अब आपको कादू पर शक नहीं रहा? मेरा शक पूरी तरह रफ़े नहीं हुआ, वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला, बल्कि इस शक के साथ ये सवाल भी नथी हो गया है कि कादू को कत्ल करके किसने नहर में फेंका। चौधरी साहब, आपके सवाल और इससे जुड़े दीगर दर्जनों सवालात के जवाबात तलाश करने के लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। आप हुक्म करें, वो पुरज़म अंदाज में बोला, मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ। कादू और रुस्तम की मौत दो मुख्तलिफ अंदाज में वाक़ई हुई है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। कादू की गर्दन का मनका तोड़कर उसे सुपुर्दे अजल किया गया है, जबकि रुस्तम की खोपड़ी के अकबी हिस्से पर आहनी वजनी रेंज का खतरनाक वार करके उसे मौत के घाट उतारा गया है। इस अमर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि पहले कादू ने रेंज की मदद से रुस्तम की जान ली और जब वो जाए वकुआ से फरार हो रहा था तो किसी ने उसकी गर्दन का मनका तोड़कर उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। किसने? चौधरी सिकंदर ने इस्तरारी अंदाज में इस्तफसार किया। मैंने उसके सवाल का जवाब देना ज़रूरी न समझा और अपनी ही धुन में बोलता चला गया। चौधरी साहब, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो फरीदपुर की आबादी 300 अफराद से ज़्यादा नहीं होगी। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, वो सर को अस्बाती जुम्बिश देते हुए बोला। फरीदपुर एक छोटा सा गाँव है, इसकी आबादी कमोबेश इतनी ही होगी। क्या आप मुलाजमों से कहकर फरीदपुर के तमाम अफराद को हवेली में बुला सकते हैं? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। सिर्फ मर्दोजन को, बच्चों की यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ला सकता हूँ, वो बड़े एतमाद के साथ बोला। अगर बच्चों को निकाल दिया जाए तो ये तादाद वैसे ही घटकर 200-225 रह जाएगी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप करना क्या चाह रहे हैं। आप पहले फरीदपुर के तमाम जवान मर्द और औरतों को हवेली में बुलाने के लिए एक आमाद सादिर करें, फिर मैं अपना मकसद भी आप पर वाज़े कर दूंगा, मैंने पुरमायनी अंदाज में कहा। आप यूँ समझें कि मैं ये सारा कष्ट कातिल की तलाश के सिलसिले में उठा रहा हूँ। तो आपके ख्याल में रुस्तम और कादू का कातिल फरीदपुर में छुपा बैठा है? चौधरी ने अजीब से लहजे में सवाल किया। इस बात को खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दिया जा सकता, मैंने ठोस अंदाज में कहा। मुझे एक मर्द और एक औरत की तलाश है। अगर मेरे मतलूबा ये दोनों अफराद मुझे मिल जाएंगे तो मैं पिछली रात पेश आने वाले दोहरे कत्ल के संगीन वाक़ये की तह तक पहुँच सकता हूँ। चौधरी ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, तो ये बात है। फिर उसने मुझसे पूछा, आपको किस किस्म के एक मर्द और एक औरत की तलाश है? ऐसा मर्द जो शहज़ोर हो, मैंने वजाहत करके बताया। पहलवानी और कबड्डी का माहिर, शहज़ोरी के तमाम दाव पेच में ताक चाको चौबंद। फरीदपुर में तो ऐसा एक ही बंदा है मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। उसका नाम सिद्दीक है, लेकिन वो काला भोला के नाम से मशहूर है। कुछ लोग इसे काला पहलवान भी कहते हैं। ओह, तो ये भोला पहलवानी करता है? हुए लहजे में दरियाफ्त किया। जी, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। भोला हमारे गांव की आबरू है मलिक साहब। आले दुआले के किसी गांव देहात में इस जैसा फुर्तीला और कोई पहलवान नहीं है। बस तो फिर आप मर्दों में सिर्फ इसी फुर्तीले पहलवान काले भोले को यहाँ बुला लें, मैंने फैसलाकुन अंदाज में कहा। मैं भोले से मालूम करना चाहता हूँ कि कादू की गर्दन का मनका तोड़ने में उसे कितना वक्त लगा होगा। मेरे आखिरी जुमले ने चौधरी सिकंदर अली के चेहरे पर सनसनी दौड़ा दी। उसने बेहद हैरत से मेरी तरफ देखते हुए इस्तफसार किया, आप ये तो नहीं समझ रहे कि कादिर की गर्दन का मनका भोले ने तोड़कर उसे हलाक किया है? मैं भोले के तफसीली इंटरव्यू के बाद ही किसी हतमी नतीजे पर पहुंच पाऊंगा, मैंने सादा से लहजे में कहा। लेकिन ऐसा सोचने में फिलहाल कोई हर्ज भी नहीं है, और यह भी मुमकिन है कि मैंने जुमला नामुकम्मल छोड़कर ड्रामाई अंदाज में चौधरी सिकंदर की तरफ देखा और इन अल्फाज में इजाफा कर दिया कि रुस्तम को भी भोले पहलवान ने ही कत्ल किया हो। आप एक नामुमकिन बात कर रहे हैं मलिक साहब,
वो बेयकीनी से मेरी तरफ देखते हुए बोला। भोला ऐसी संगीन गलती कभी नहीं कर सकता। वो एक नामवर पहलवान जरूर है, मगर इसके अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि वो मेरे बेटे की जिंदगी से खेलने के बारे में कभी ख्वाब में भी सोच सके। मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया कि भोला पहलवान ने कादू या रुस्तम को मौत के घाट उतारा है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैंने एक इम्कान की जानिब इशारा किया है। ठीक है, मैं आपके हुक्म के मुताबिक भोले को हवेली बुलाता हूँ, वो मसलहत आमेज लहजे में बोला। इससे पूछताछ करके आप अपनी तसल्ली कर लें, और गांव की तमाम औरतों को भी यहाँ बुलाना है चौधरी साहब, मैंने याद दहानी कराने वाले अंदाज में कहा। उसने राशिद को अपने पास बुलाकर मेरे हस्बे मंशा हिदायत जारी कर दी। फिर मेरी जानिब मुतवज्जा होते हुए उलझन ज़दा लहजे में बोला। एक बात मेरी समझ में नहीं आई मलिक साहब। कौन सी बात? मैंने सरसरी अंदाज में पूछा। ये आप फरीदपुर की औरतों को किस सिलसिले में लाइन हाजिर कर रहे हैं? शनाख्त परेड का सिलसिला है चौधरी साहब, मैंने मायना खेज अंदाज में जवाब दिया। इसकी उलझन में हैरत भी शामिल हो गई। किस नौइयत की शनाख्त परेड? मुझे एक ऐसी औरत की तलाश है जो गुज़िश्ता रात आपके बेटे रुस्तम अली के साथ डेरे पर मौजूद थी, मैंने इंकिशाफ अंगेज अंदाज में बताया। ये आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? वो बेयकीनी से मुझे तकने लगा। मैंने चौधरी सिकंदर को बताया कि उधर डेरे पर रुस्तम वाले कमरे में मैंने क्या क्या देखा है। ये सब थोड़ी देर पहले मैं उसके गोशो गुजार कर चुका था। ताहम इस वक्त चौधरी रुस्तम की मौत के सदमे में इस कदर गर्क था कि उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब की बार उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर तशवीश भरे लहजे में बोला। रुस्तम की मिन्नौशी तो मेरे इल्म में है, लेकिन इस औरतों वाले चक्कर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। क्या कभी कादू ने भी आपको इस हवाले से कुछ नहीं बताया? नहीं, वो दो टोक अंदाज में बोला। इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि गुज़िश्ता रात डेरे पर रुस्तम अली के साथ एक औरत भी मौजूद थी, मैंने अपने तजुर्बे को चौधरी सिकंदर के इल्म में लाते हुए कहा। रुस्तम शराब के नशे में चूर था। लेबोरेटरी टेस्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे बात की तस्दीक कर देगी। नशे की हालत में रुस्तम ने इस औरत के साथ दस्तराजी की कोशिश की थी, जिसकी वजह से औरत की कई चूड़ियां टूट गईं। मेरे ख्याल में 4-5 चूड़ियां तो लाजमी टूटी होंगी। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक बोझल सांस खारिज की, फिर हरी और लाल चूड़ियों के दर्जन भर टुकड़े चौधरी को दिखाते हुए इन अल्फाज में अपनी बात पूरी कर दी। डेरे पर रुस्तम के कमरे के फर्श से मैंने चूड़ियों के इन टुकड़ों को उठाया है। अब तो सारी कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। आपकी बात तो मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ मलिक साहब, वो पुरख्याल अंदाज में बोला, लेकिन यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ हुआ होगा। जब ठोस और जीता जागता सबूत आपकी आंखों के सामने उजागर होगा तो फिर आपको यकीन भी आ जाएगा, मैंने पुरवसूख लहजे में कहा। मैंने फरीदपुर की औरतों की शनाख्त परेड इसी मकसद से रखी है। अगर इस गांव की कोई औरत पिछली रात रुस्तम के कमरे में मौजूद थी तो इसकी कलाइयों पर ताज़ा जख्मों के निशानात लाजमी होंगे। ये मुमकिन नहीं कि इतनी चूड़ियां टूट जाएं और कलाइयों पर खराश तक ना आए। आप यकीनन मेरी बात की तह तक पहुंच गए होंगे चौधरी साहब। उसने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। मैंने कहा, शनाख्त परेड में जिस भी औरत की कलाई या कलाइयाँ जख्मी पाई जाएंगी, मैं सिर्फ इसी से तफ्तीश करूंगा, और मुझे यकीन है कि वो घायल औरत और भोला पहलवान इस दोहरे कत्ल के मुअम्मे को हल करने में बहुत मुआविन और मुफीद साबित होंगे। अगले 1 घंटे में मेरे मुतालबे को पूरे अंदाज से नहीं बल्कि अधूरे अंदाज में पूरा कर दिया गया। वो इस तरह के भोला पहलवान हवेली में हाजिर नहीं हो सका था। इसके बारे में पता चला कि वो आज सुबह एमनाबाद चला गया था। एमनाबाद में भोले की चाची रहती थी और उसकी वापसी आइंदा रोज मुतवक्के थी। मैंने हवेली में बुलाई जाने वाली तमाम औरतों की कलाइयों को अच्छी तरह चेक किया तो पता चला कि किसी एक औरत की कलाई पर भी चोट या जख्म का कोई ताज़ा निशान नहीं था। इस बात ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया। मैंने थोड़ा वक्त मजीद सिर्फ करके इस अमर की तस्दीक कर ली कि गांव की कोई औरत चेकिंग से रह तो नहीं गई। मुझे बताया गया कि सिवाय एक औरत के मैंने फरीदपुर की बस ने तमाम औरतों की कलाइयाँ चेक कर ली हैं। चेकिंग वाला ये प्रोसेस हवेली के कुशादा सहन में जारी था। चौधरी सिकंदर इस अमल में शामिल नहीं था, वो हवेली के अंदर अपने कमरे में मौजूद था। मैंने एक औरत की खबर देने वाले से इस्तफसार किया, कौन औरत चेकिंग के मरहले से गुजरने से रह गई है? इसका नाम नूरी है, मुझे बताया गया।
मैंने पूछा कि नूरी यहाँ क्यों नहीं आई, क्या वो फरीदपुर में मौजूद नहीं? नूरी मासी उधर ही है थानेदार साहब, इस शख्स ने जवाब दिया। इसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो अपने घर में मौजूद है। नूरी मासी के अल्फाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने पूछा कि नूरी की उम्र क्या होगी? मासी का लफ्ज़ कराची में घरेलू मुलाजमा या नौकरानी के लिए इस्तेमाल होता है, मगर गांव देहात खुसूसन पंजाब के गांव और शहरों में मासी का मतलब है खाला। अगर कोई औरत रिश्ते में किसी की खाला ना भी हो तो उम्मूमन अधेड़ उम्र या ज़ईफ़ औरतों को खाला और चाची कहकर मुखातिब किया जाता है। मैंने इसी निस्बत से नूरी मासी की उम्र के बारे में सवाल किया था। नूरी मासी की उम्र 50 के करीब है थानेदार साहब, राशिद ने मुझे बताया। बस दोनों मियाँ बीवी ही हैं घर में। नूरी का घर वाला दीन मोहम्मद और बाबा दीना एक अंधा इंसान है। नूरी मासी एक होशियार औरत है, लेकिन इस वक्त तबीयत की खराबी ने उसे चारपाई से लगाया हुआ है और इसी सबब वो यहाँ नहीं आ सकी। नूरी की उम्र का सुनकर मैंने एक गहरी सांस खारिज की। नूरी मेरी मतलूबा औरत नहीं हो सकती थी। रुस्तम खुद से दुगनी उम्र की औरत के साथ रात बसर करने का प्रोग्राम नहीं बना सकता था। ताहम मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद नूरी के घर जाकर इसकी तबीयत की खबर लूँगा और साथ ही इसकी कलाइयाँ भी चेक कर लूँगा। तुम नूरी के घर तक मेरी रहनुमाई करोगे? ठीक है थानेदार साहब, वो फर्माबरदारी से बोला। जो आपका हुक्म, मैं हाजिर हूँ। मैं ज़रा चौधरी साहब से एक ज़रूरी बात कर लूँ, मैंने कहा। फिर चलते हैं नूरी की तरफ। उसने इस बात में सर हिला दिया। मैं हवेली के अंदरूनी हिस्से में चौधरी सिकंदर अली के पास पहुंच गया। एक मरतबा फिर बेटे की मौत के सदमे ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इन लम्हात में वो सदियों का बीमार नजर आ रहा था। उसने उम्मीद भरी निगाह से मुझे देखा और गमज़दा लहजे में इस्तफसार किया, कुछ पता चला मलिक साहब? बहुत जल्द सब पता चल जाएगा, मैंने गोलमोल जवाब दिया और फिर कहा, आपके गांव की इज्जत व आबरू भोला पहलवान जैसे ही अहमदाबाद से वापस आए आप इसे मेरे पास थाने भेजेंगे। मुझे यकीन है कि भोले से पूछताछ काफ़ी सूदमंद साबित होगी। और वो फरीदपुर की औरतों की कलाइयाँ चेक करने से आपको कोई काम की बात पता चली? चौधरी ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। एक औरत के सिवा मैंने गांव की तमाम औरतों की कलाइयाँ अच्छी तरह चेक कर ली हैं, मैंने बताया, और इनमें से किसी एक की भी कलाई पर ताज़ा जख्म के निशान, हत्ता कि खराश तक मौजूद नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पिछली रात रुस्तम के साथ डेरे पर गांव की कोई औरत मौजूद नहीं थी, उसने तस्दीक तलब अंदाज में कहा। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है, मैंने सरसरी लहजे में जवाब दिया। लेकिन ये बात तय है कि वक़्वा की रात रुस्तम के कमरे में कोई औरत मौजूद थी और रुस्तम ने उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की थी, जिसके नतीजे में मज़कूरा औरत की चूड़ियाँ टूट गई थीं। लेकिन आपने तो फरीदपुर की सारी औरतों की कलाइयों का मुआयना कर लिया है। चौधरी सिकंदर ने सोचती हुई नज़र से मुझे देखा और कहा, कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रहे कि वो औरत कहीं और से लाई गई थी? क्या ऐसा होना नामुमकिनात में से है? उल्टा मैंने चौधरी से सवाल कर डाला। नहीं, ऐसा हो सकता है, वो गहरी संजीदगी से बोला, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपकी मतलूबा औरत गई कहाँ? मैं इस सवाल का जवाब बहुत जल्द तलाश कर लूँगा, मैंने पुरज़्म लहजे में कहा। एक बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती कि पिछली रात डेरे पर रुस्तम के कमरे में कोई औरत मौजूद थी, और मुझे इस बात का भी पक्का यकीन है कि वो औरत राजी खुशी अपनी मर्जी से वहाँ नहीं गई थी। अगर इस शब बसरी में इस औरत का इरादा शामिल होता तो वो रुस्तम की किसी भी खरमस्ती की मज़ाहमत न करती। रुस्तम शराब के नशे में उसके साथ जैसे भी पेश आता वो इसे बर्दाश्त करती, लिहाजा इसकी चूड़ियाँ टूटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका तज्जिया मेरी समझ में आ रहा है मलिक साहब, वो फिक्रमंदी से बोला। आपकी बातें सुनकर मैं ये सोचने पर मजबूर हो रहा हूँ कि कहीं इसी औरत ने तो रुस्तम की जान नहीं ली। ऐसा हो सकता है चौधरी साहब, मैंने उसकी सोच की तस्दीक करते हुए कहा। इसीलिए तो मैं एक मर्द और एक औरत की तलाश में हूँ, ताकि रुस्तम और कादू की पुरअसरार मौत का मुअम्मा हल किया जा सके। औरत ने किसी को कत्ल किया या नहीं, लेकिन वो पिछली रात रुस्तम के कमरे में मौजूद ज़रूर थी, और कादू की गर्दन का मनका जिस महारत के साथ तोड़कर उसे मौत के घाट उतारा गया है, वो किसी शहज़ोर मर्द का काम है। अगर कादू न मारा जाता तो इस औरत के बारे में सारी मालूमात फराहम कर सकता था। चौधरी सिकंदर ने एक ठंडी सांस खारिज करते हुए कहा। वो रुस्तम के साथ साई की तरह लगा रहता था, यूं समझ लें कि रुस्तम कादू पर बड़ा भरोसा करता था। आप फिक्र न करें चौधरी साहब,
میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں بہت جلد آپ کو کوئی خوشخبری سناؤں گا۔ میرے لیے سب سے بڑی سکون کی خبر تو یہ ہوگی کہ رستم کا قاتل گرفتار ہو جائے اور اسے آپ عبرت ناک سزا دلوائیں۔ ایسا ہی ہوگا، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے اجازت دیں، میں بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گا۔ میں کتنا لاچار اور بد نصیب ہوں کہ آپ کو رخصت کرنے کے لیے حویلی کے گیٹ تک بھی نہیں جا سکتا، وہ بے بسی سے بولا۔ کوئی بات نہیں چودھری صاحب، میں نے اسے دلاسا دیا، میری دعا ہے کہ اللہ پاک جلد سے جلد آپ کو صحت یاب کر دے تاکہ آپ حویلی کے گیٹ تک ہی نہیں بلکہ اس گاؤں سے باہر آنے جانے کے قابل بھی ہو جائیں۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب، وہ امید بھرے لہجے میں بولا۔ میں چودھری سکندر علی کو تسلی تشفی دینے کے بعد حویلی سے نکل آیا اور راشد کے ہمراہ اسی نوری کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ نوری کی عمر کے بارے میں جان لینے کے بعد اس امر کے امکانات صفر کے برابر رہ گئے تھے کہ گزشتہ شب وہ رستم کے کمرے میں ڈیرے پر موجود ہوگی، لیکن یہ دو افراد کے پراسرار قتل کا معاملہ تھا، لہٰذا تفتیش کے معمولی سے امکان کو بھی نظر انداز کرنا ایک سنگین غلطی ہوتی۔ اگر نوری کی چیکنگ باقی رہ گئی تھی تو مجھے ہر حال میں اس کام کو مکمل کرنا تھا۔ راشد مجھے نوری کے گھر میں داخل کر کے خود باہر ہی رک گیا تھا۔ نوری کو خاصا تیز بخار تھا، تاہم وہ اس قابل تھی کہ میں اس سے پوچھ تاچھ کر سکوں۔ نوری 50 سے متجاوز ایک عام سی گھریلو عورت تھی، اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ بخار کی زیادتی نے اسے خاصا کمزور کر دیا تھا۔ اس کا گھر والا بابا دینا بھی ایک چرپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ دین محمد نے میری آمد کا نوٹس نہیں لیا تھا، یا تو وہ سویا ہوا تھا اور یا پھر وہ اندھا ہونے کے علاوہ بہرا بھی تھا۔ بعد ازاں مجھے پتہ چلا کہ دین محمد پیدائشی اندھا نہیں تھا، اس کی نگاہ اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ اس کا شمار نابینا افراد ہی میں کیا جا سکتا تھا۔ دین محمد کی عمر 70 سے کچھ اوپر ہی تھی اور یہ ایک بے اولاد جوڑا تھا۔ میں نے نوری کو اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، ماسی، میں تمہاری کلائیاں چیک کرنا چاہتا ہوں، ذرا اپنی آستینیں اوپر چڑھا لو۔ نوری کادو اور چودھری رستم کو پیش آنے والے واقعے سے آگاہ تھی، وہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں بولی، تھوڑی دیر پہلے ایک عورت مجھے بتا کر گئی ہے کہ آپ نے گاؤں کی ساری عورتوں کی چودھری صاحب کی حویلی میں بلا کر ان کی کلائیاں چیک کی ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ میں نے اس کی کلائیوں کا بغور معائنہ کرتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا، ماسی، تمہیں بالکل ٹھیک بتایا گیا ہے، مجھے ایک ایسی عورت کی تلاش ہے جس کی کلائیوں پر تازہ زخم کے نشان ہوں۔ وہ عورت پچھلی رات ڈیرے پر چودھری رستم کے کمرے میں موجود تھی۔ پھر میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں نوری کو نامعلوم عورت کے ساتھ رستم کی دست درازی اور چوڑیوں کے ٹوٹنے کا قصہ سنا ڈالا۔ وہ بڑی توجہ اور دلچسپی سے میری بات سنتی رہی، پھر اپنی کلائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، تو آپ اس بات کی تصدیق کے لیے یہاں آئے ہیں کہ کہیں پچھلی رات ڈیرے پر چودھری کے ساتھ میں تو نہیں تھی؟ اس کے سوال میں خفگی پائی جاتی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے جذبات کے اظہار کا حق رکھتی تھی۔ میں نے اس کی تسلی اور اطمینان کی خاطر کہا، نوری ماسی، پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے، یہ سب معمول کی پوچھ تاچھ ہے۔ اس علاقے میں 2 جیتے جاگتے انسانوں کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، مجھے ہر قیمت پر ان کے قاتل یا قاتلوں تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ یہ چیکنگ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ میں نے گاؤں کی تمام عورتوں کی کلائیوں کا معائنہ کیا ہے، اس حوالے سے تمہیں برا منانے کی ضرورت نہیں، تمہاری کلائیوں پر زخموں کے نشانات نہیں پائے گئے، تم میری طرف سے کلیئر ہو۔ مجھے تو چوڑیاں پہنے ایک زمانہ ہو گیا ہے، وہ کمزور مگر بے پرواہ لہجے میں بولی۔ آپ بتائیں، گاؤں کی کسی عورت کی کلائیوں پر آپ کو زخموں کے نشان ملے ہیں؟ کہیں بھی نہیں نا؟ تیز بخار کے باعث نوری کی جو حالت ہو رہی تھی، اس میں سوال و جواب کرتے ہوئے مجھے ایک حد تک شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی کلائیوں کی چیکنگ کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے گھر سے نکل جاؤں گا، لیکن اس کے آخری جملے نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے نوری، مجھے کسی بھی عورت کی کلائیوں پر تازہ زخموں کے نشان نہیں ملے، لیکن تم نے اتنے وثوق کے ساتھ کیسے کہا ہے؟ میرے درست اندازے کا ایک سبب ہے تھانے دار صاحب، وہ سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے پوچھا، کون سا سبب؟ اگر پچھلی رات واقعی ڈیرے پر چودھری رستم کے ساتھ کوئی عورت موجود تھی اور اس کی چوڑیاں بھی ٹوٹی تھیں، تو پھر میرے خیال میں اس عورت کا تعلق فرید پور سے نہیں ہو سکتا۔
मैंने अब तक इस मामले की जितनी तहकीक की थी, इससे मैं इसी नतीजे पर पहुंचा था। गोया नूरी मेरे इस अंदाजे की तस्दीक कर रही थी। मगर कैसे? मैं इससे पूछे बिना न रह सका। नूरी, तुम्हारे ख्याल में इस औरत का ताल्लुक किसी और इलाके से है? जी, मेरा यही ख्याल है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। इस ख्याल की कोई माकूल वजह तो होगी? जी, उसने एक बार फिर अपने सर को असबाती जुम्बिश दी और बोली, मैंने कल दिन में 2 अजनबी औरतों को कादू से बातें करते देखा था। नूरी की बात सुनकर मेरे जहन को एक झटका सा लगा। मैंने इज़्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया, तुमने इन 2 औरतों को कहाँ देखा था? डेरे के नज़दीकी नहर के किनारे, उसने जवाब दिया। ओह! मैंने खोजती हुई नज़र से नूरी को देखा और पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इन लोगों के बीच किस नौइयत की बातचीत हो रही थी? नहीं जनाब, मैं इतने फासले पर थी कि इनकी बातें नहीं सुन सकी। वो माजरत खाना अंदाज में बोली। वो दोनों औरतें मेरे लिए अजनबी थीं। इनका ताल्लुक फरीदपुर से नहीं था। मैं इन पर एक निगाह डालकर आगे बढ़ गई थी। नूरी के इंकिशाफ ने मेरी मन में हलचल मचा दी। इसकी फराहम करदा मालूमात मेरी नज़र में गिरा कदर अहमियत की हामिल थीं। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए माजरत खाना अंदाज में कहा, नूरी, मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि तुम बुखार में फूंक रही हो और मैं तुमसे सवाल पर सवाल किए जा रहा हूँ। तुम मेरी मजबूरी को समझ सकती हो। ये कोई चोरी, डकैती या रहसनी का मामूली सा वाकया नहीं। मैं इस वक्त दोहरे कत्ल के एक संगीन सानहे की तफ्तीश कर रहा हूँ। तुम्हारा ताउन मुझे कादू और रुस्तम के कत्ल का मुअम्मा हल करने में बहुत मदद दे सकता है। मैं आपकी जिम्मेदारी को समझ रही हूँ थानेदार साहब, वो गहरी संजीदगी से बोली। पूछें, आपको क्या पूछना है? ये तो तय हो गया कि कल तुमने जिन 2 औरतों को कादू के साथ देखा था, वो फरीदपुर की वसनीक नहीं हैं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। बस तुम मुझे इन औरतों के हुलियों के बारे में तफसील से बता दो, ताकि इन्हें तलाश करने में मुझे आसानी हो जाए। तुमने इन लोगों की बातचीत नहीं सुनी, मगर इन औरतों की शक्लें तो गौर से देखी होंगी। जी, देखी थी, और चूंकि वो दोनों मेरे लिए अजनबी थी, इसलिए कुछ ज्यादा ही गौर से देखी थी। नूरी ने जवाब दिया और बताने लगी, इनमें से एक औरत अधेड़ उम्र थी और उसकी रंगत गंदुमी थी, जबकि दूसरी एक खूबसूरत गोरी चिट्टी जवान लड़की थी। लड़की का कद मुनासिब से निकलता हुआ था, इसे दराज कामत कहा जा सकता था, और वो दुबली पतली थी। मगर इसकी साथी अधेड़ उम्र औरत पस्ता कामत और मुंह से ज्यादा मोटी थी। इसकी लंबाई चौड़ाई में ज्यादा फर्क नहीं था। वो एक बड़े साइज का फुटबॉल नजर आती थी। मैं इससे ज्यादा तफसील आपको नहीं बता सकती। इनके बारे में मेरे जहन में जो कुछ था वो मैंने आपको बता दिया है। ये भी काफी है नूरी, मैंने तशक्कुर आमेज अंदाज में कहा। तुमने इन औरतों के हुलियों और कदो कामत को बड़ी वजाहत के साथ मेरे जहन में नक्श कर दिया। मैं सरकारी आर्टिस्ट से इनके खाके बनवाकर इन्हें तलाश करने की कोशिश करूंगा। तुमसे बस मेरा आखिरी सवाल है। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली और फिर इससे पूछा, नूरी, इन अजनबी औरतों ने किस किस्म के लिबास पहन रखे थे? गोरी चिट्टी दराज कर लड़की ने गरम फूलदार कमीज के साथ काली शलवार पहन रखी थी, नूरी ने बताया। अलावा इसने काले ही रंग की गरम शाल भी ओढ़ रखी थी, जबकि इसकी साथी अधेड़ उम्र ने गहरे भूरे रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी। इस मोटी औरत ने लिबास के ऊपर नीले रंग का ऊनी सूटर भी पहना हुआ था और इसके सर पर सफेद दुपट्टा था। बस ठीक है, मैं उठकर खड़ा हो गया। तुम्हारी बताई हुई तफसील से काम चल जाएगा, मैंने कहा। नूरी, पुलिस से इस ताउन के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक जल्द से जल्द तुम्हें इस बुखार से निजात दिलाए। आमीन, वो धीरे से बोली। मैं इसके घर से निकल आया। फरीदपुर में मेरा काम एक लिहाज से खत्म हो गया था। अब मुझे पहली फुर्सत में उन 2 अजनबी औरतों का सुराग लगाना था। अगर वो दोनों या इनमें से कोई एक भी मेरे हत्थे चढ़ जाती तो मैं बआसानी कादू और रुस्तम के कत्ल के राज से पर्दा उठा सकता था। जब मैं थाने सदर पहुंचा तो मगरिब की अजान हो रही थी। मैं पिछले 18-20 घंटे से मुसलसल मसरूफ कार था। ये ठीक है कि इस दौरान मैं पेट पूजा करने का थोड़ा बहुत आसरा हो गया था, लेकिन आराम करने का जरा सा भी मौका नहीं मिल सका था। मैं थक कर चकनाचूर हो चुका था, लिहाजा थाना पहुंचते ही जरूरी इंदिराज के बाद मैंने अपने क्वार्टर का रुख किया। जैसा कि मैंने इब्तिदा में आपको बताया था कि वो मौसम सरमा के दिन थे और दिसंबर का महीना अपना निस्फ सफर तय कर चुका था। मैं दिसंबर की तारीखों के बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकता, चुनाचे वाकयात को तरतीब में रखने के लिए
ہم فرض کر لیتے ہیں کہ میرے مخبر ریاست علی نے 15 دسمبر کو شوکا ڈنکر چور کے بارے میں مجھے اطلاع دی تھی کہ آئندہ رات وہ نہر کے راستے چوری شدہ مویشیوں کی ایک کثیر تعداد گجرانوالہ کی مویشی منڈی پہنچانے والا ہے۔ 16 دسمبر کی رات میں اور حوالدار نبی بخش نہر کے کنارے جھاڑیوں کے جھنڈ میں مورچہ سنبھال کر شوکے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ شوکا مال مسروقہ یعنی 30 بھینسوں اور 12 گائے کے ساتھ ہمارے ہاتھ لگا۔ علاوہ ازیں ہم نے سست روی سے رواں دواں نہر میں سے کادو کی گردن ٹوٹی ہوئی لاش بھی نکالی۔ آئندہ روز یعنی 17 دسمبر کو میں تفتیش کی غرض سے فرید پور روانہ ہوا اور شام کو واپس آ گیا۔ اگلی صبح یعنی 18 دسمبر کو میں نے سرکاری فوٹوگرافر اور ایک آرٹسٹ کو تھانے بلا لیا۔ مذکورہ آرٹسٹ پین ورک میں ید طولہ رکھتا تھا۔ میں اس سے پہلے بھی کئی بار اس سے مدد لے چکا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے خاکے اصل شخصیت سے بہت قریب ہوتے تھے۔ اس آرٹسٹ کا نام نصیر علی تھا۔ میں نے نوری سے حاصل ہونے والے اجنبی عورتوں کے حلیوں اور قد و قامت کی تفصیلات نصیر اور آفتاب کو بتانے کے بعد کہا، نصیر، تم ان دونوں عورتوں کے خاکے تیار کرو گے۔ میں نے اپنا روئے سخن سرکاری فوٹوگرافر کی جانب موڑتے ہوئے اضافہ کیا، اور آفتاب، تم نصیر کے بنائے ہوئے تصویری خاکوں کے درجن بھر پرنٹ تیار کرو گے۔ تم لوگ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ بیک زبان ہو کر بولے، جی ملک صاحب، ہم اچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مجھے رزلٹ چاہیے۔ میں نے تاکیدی نظر سے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، نصیر نے کہا۔ آفتاب بولا، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ میں نے انہیں رخصت کر دیا تو ایک کانسٹیبل نے میرے پاس آ کر بتایا، ملک صاحب، شوکا آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ تم لوگوں نے ان تینوں کی خاطر تواضع میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی؟ میں نے معنی خیز نظر سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا جس کی شوکا مجھ سے شکایت کرنا چاہتا ہے۔ نہیں جناب، ہم نے ہر طرح سے شوکا اور اس کے ساتھیوں کا خیال رکھا ہوا ہے۔ وہ میری بات کی تہ میں اترتے ہوئے بات چھیپ پھیلا کر بولا، لیکن لگتا ہے کہ ہماری مہمان نوازی اسے پسند نہیں آ رہی۔ وہ آپ سے بات کر کے یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہے۔ یہاں سے رخصت ہو کر تو وہ سیدھا جیل جائے گا۔ میں نے حتمی لہجے میں کہا، البتہ اس سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے یہاں لے کر آؤ۔ 5 منٹ کے بعد شوکا میرے سامنے حاضر تھا۔ اس کی حالت سے ظاہر ہوتا تھا کہ حوالات میں باقاعدگی کے ساتھ اس کی خاطر مدارات ہو رہی تھی۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے تو اس نے رونی دھونی کہانی سنا کر مجھ سے معافی کی درخواست کی۔ تھانے دار صاحب، میں وعدہ کرتا ہوں کہ مویشیوں کی چوری والا پیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا اور یہ تمام جانور بھی ان کے مالکان تک پہنچا دوں گا۔ بس آپ مجھے معاف کر کے یہاں سے جانے دیں۔ یہ مذموم دھندا ترک کرنے میں تم کس حد تک راسخ ہو، اس کی نیت تو صرف اللہ جانتا ہے، یا تم جانتے ہو؟ میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، یا پھر مستقبل قریب میں تمہارے کردار کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تم اپنی زبان کے کتنے دھنی ہو۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ کر دکھاؤں گا۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا، مگر میں تمہاری بات کا یقین کر کے تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، آپ مجھے چھوڑ تو نہیں سکتے، پھر حوالات میں رہتے ہوئے مجھے کام کرنے دیں۔ وہ منت ریز لہجے میں بولا، میں ثابت کر دوں گا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم حوالات میں بیٹھ کر کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے یہ 42 ڈنگر قرب و جوار کے گاؤں دیہات سے چوری کیے ہیں۔ وہ اپنے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں آپ کی قید میں رہ کر ان مویشیوں کے اصل مالکان تک انہیں پہنچا سکتا ہوں۔ کیا تم کسی قسم کا جادو جانتے ہو؟ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، یا پھر مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں اور میرے یہ دونوں دوست الیاس اور افضل اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے کون سا ڈنگر کہاں سے چرایا ہے۔ اور تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی غصیلے انداز میں کہا کہ میں تمہیں حوالات میں بند رکھ کر تمہارے دونوں ساتھیوں کو چوری کے جانوروں سمیت یہاں سے جانے دوں؟ یہ لوگ ان مویشیوں کو ان کے مالکان تک پہنچا کر واپس آئیں گے اور مجھے رپورٹ دیں گے کہ تھانے دار صاحب، ہم نے سب کے جانور واپس کر دیے، اب آپ ہمارے سرغنہ کو چھوڑ دیں تاکہ ہم شریفانہ زندگی کا آغاز کر سکیں۔ تمہارے ذہن میں یہی منصوبہ ہے نا؟ نہیں تھانے دار صاحب، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں آپ سے کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، آپ میری بات تو سنیں۔ ٹھیک ہے، سناؤ، میں نے کرخت لہجے میں کہا اور ٹٹولنے والی نظر سے اسے تکنے لگا۔
आप मेरे किसी एक साथी को अपने अमले के किसी होशियार बंदे के साथ यहाँ से जाने की इजाज़त दे दें। वो अपनी तजवीज़ की वजाहत करते हुए बोला, मेरा बंदा आपके आदमी की निगरानी में एक एक मवेशी के मालिक को जाकर बताएगा कि उसका जानवर थाने में है, वो जाकर वहाँ से वसूल कर ले। इस तरह हर शख्स यहाँ आकर अपना जानवर ले जाएगा, यानी तमाम मवेशी अपने असल मालकान तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद तो मैं आपसे अपनी खताएं माफ़ कराने का हक रखता हूँ ना? बताएं थानेदार साहब। इसकी पेशकश से नेक नियति की बू आती थी। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, शौका, आज तो मैं किसी और मामले में उलझा हुआ हूँ और ये दिन बेहद मसरूफ गुजरेगा। तुम्हारी तजवीज़ में दम है, मैं कल इस सिलसिले में तुमसे बात करूँगा। वो हद से ज़्यादा मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने इसे वापस हवालात में भेज दिया और हवलदार नबी बख्श को अपने पास बुलाकर हिदायत कर दी कि शौका और उसके दोनों साथियों को दाल रोटी पर टरखाएं। इनकी ज़्यादा खातिरें करने की ज़रूरत नहीं है। जो हुक्म मलिक साहब, वो मायना खेज अंदाज में बोला। मैंने शौके से अपना कर्ज बमेत सूद वसूल कर लिया है। तुम कौन से कर्ज की बात कर रहे हो नबी बख्श? मैंने चौंक कर हवलदार की तरफ देखा। क्या तुमने पहले से इसे कोई रकम दे रखी है? नहीं मलिक साहब, ऐसी कोई बात नहीं, वो जुमाइनी अंदाज इख्तियार करते हुए बोला। ये रकम का नहीं, कोई दूसरा हिसाब किताब है। इस कमबख्त के इंतजार में इस बर्फीली रात मेरा एक एक जोड़ अकड़ कर रह गया था। मैंने शौके के एक एक जोड़ पर अपने हाथ पांव की तबाह आजमाई करके दिल की भड़ास निकाल ली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कादू की पोस्टमार्टम शुदा लाश अस्पताल से यहाँ पहुंचेगी तो मैं इसे भी थोड़ी देर के लिए तुम्हारे हवाले कर दूं? मैंने तंजिया लहजे में कहा, इस रात कादू की लाश को नहर से निकालते वक्त भी तुम्हें बेपनाह सर्दी लगी थी और तुम्हारा आधे से ज्यादा लिबास भी भीग गया था। कादू की लाश से हिसाब चुकता करने के लिए भी तुम्हारे मन में बहुत से अरमान मचल रहे होंगे, है ना? मेरी इस गहरी चोट पर वो शर्मिंदा होकर रह गया। दोपहर के बाद भोला पहलवान मुझसे मिलने थाने चला आया। उसका असल नाम सिद्दीक था, मगर वो भोला पहलवान के नाम से मशहूर था। कुछ लोग इसे काला भोला या काला पहलवान भी कहते थे और इससे मुलाकात के बाद मुझे उसका टाइटल का सबब भी मालूम हो गया। वो एक सेहतमंद गबरू जवान था, जैसा कि अमूमन शहज़ोर हुआ करते हैं, मगर उसकी रंगत स्याह थी। भोला बहुत ही सादा मिजाज इंसान था। चौधरी सिकंदर ने उसके बारे में मुझे जो कुछ बताया वो मिनोअन दुरुस्त था। मैं लगभग आधे घंटे तक घुमा फिरा कर भोला से मुख्तलिफ नौइयत के सवालात करता रहा। इस दौरान में फ़न पहलवानी और मुख्तलिफ दावपेच भी ज़ेर बहस आए। जब मुझे यकीन हो गया कि भोला किसी भी तौर पर कादू के कत्ल में मुलविस नहीं और न ही रुस्तम की मौत में उसका हाथ है, तो मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। ताहम इस पर नफसियाती दबाव रखने की गर्ज से मैंने कहा, भोला, इस वक्त तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन जब भी बुलाऊं तुम्हें थाने आना होगा और इस दौरान में तुम थाने में पेशगी इतला दिए बगैर फरीदपुर से बाहर कहीं नहीं जाओगे। ठीक है थानेदार साहब। वो अपनी गर्दन को फर्मा बरदाराना जुम्बिश देते हुए बोला, आप जैसे कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। कादू की लाश तो नहर के पानी में बहती हुई यहाँ तक पहुँची थी। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए तीखे अंदाज में कहा, इसकी गर्दन पर से कातिल की उंगलियों के निशानात धुल धुला गए थे, लेकिन जो रेंज पाना टेस्ट के लिए लेबोरेटरी गया हुआ है उसके दस्ते पर कातिल की उंगलियों के निशानात मौजूद हैं। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? जी थानेदार साहब, मैं समझ रहा हूँ। वो बड़े एतमाद के साथ बोला, मुझे यकीन है कि इस रेंज के दस्ते पर आपको मेरी उंगलियों के निशानात नहीं मिलेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं भी नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में फंसो। तुम एक अच्छे इंसान हो और इससे बढ़कर ये कि तुम फरीदपुर की आबरू हो। वहाँ के वसनीकों को तुम पर बड़ा मान है। आप फिक्र ही न करें थानेदार साहब, वो मोतदिल अंदाज में बोला, मैं फरीदपुर की आबरू पर कभी कोई हरफ नहीं आने दूंगा और वहाँ के वसनीकों का मान भी सदा कायम व दायम रहेगा। शाबाश। मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम जैसा कह रहे हो वैसा करके भी दिखाओगे। उसने मेरी हिदायत पर अमल करने का वादा किया और रुखसत हो गया। उंगलियों के निशानात वाली बात मैंने इस पर दबाव रखने के लिए कही थी, वरना जैसा कि मैंने पहले बताया उस जमाने में फिंगरप्रिंट्स उठाने का रिवाज आम नहीं हुआ था। बाज़ औक़ात हालात के तकाज़ों के मुताबिक मामलात को निपटाने के लिए हमें थोड़ी बहुत गलत बयानी से भी काम लेना पड़ जाता है। सहपहर में दोनों पोस्टमार्टम शुदा लाशें अस्पताल से पहुंचा दी गईं। पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट ने मेरे तमाम तर अंदाजों की तस्दीक कर दी थी। कादू की मौत गर्दन कमर का टूटने ही से वाक़ हुई थी।
और उसकी फौरी मौत का वक्त 16 दिसंबर की रात 10 और 12 बजे के दरमियान बताया गया था। दूसरे मकतूल यानी चौधरी रुस्तम की मौत का भी यही वक्त बताया गया था। यानी इन दोनों मालिक और मुलाजिम को यके बाद दीगरे हलाक किया गया था। ये बताना मुश्किल था कि इनमें से पहले किसकी मौत वाक़ई हुई थी और किसकी बाद में। बहरहाल इन दोनों को वक़्वा की रात 10 और 12 के बीच मौत के घाट उतारा गया था। जैसा कि मैंने नहर के पानी की रफ्तार के हिसाब से अंदाज़ा लगाया था कि कादू को लगभग रात 10:30 बजे हलाक किया गया होगा और उसका यही मतलब था कि वो दोनों 10 और 11 बजे के दरमियान इस दुनिया से रुखसत हुए थे। केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट के मुताबिक बवक्त रुखसत रुस्तम शराब के नशे में धुत था। इसके मैदे से भी मेनोशी के बड़े वाज़ेह सबूत मिले थे। नशे ही की हालत में अकब से उसकी खोपड़ी पर बाहरी आहनी रेंज पाने से वार करके उसे मौत की नींद सुला दिया गया था। हालांकि कत्ल यानी रेंज के सर पर जो खून लगा मिला था वो रुस्तम के खून से मैच कर गया था और इसी खून के अंदर चिपके हुए बालों का जब रुस्तम के बालों से मवाजना किया गया तो ये बात पाए सबूत को पहुंच गई कि वो रुस्तम ही के बाल थे। मैंने ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद दोनों मकतूलीन की लाशों को राशिद, मिन्हास और अपने अमले के एक शख्स की निगरानी में शाम से पहले मौजा फरीदपुर रवाना कर दिया। राशिद और मिन्हास आज दोपहर के बाद एक टांगे पर सवार होकर थाने आए थे। इनकी आमद का मकसद लाशों की वसूली ही था। पोस्टमार्टम और लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट ने अगरचे मेरे अंदाजों की तस्दीक कर दी थी, ताहम तफ्तीश की गाड़ी बयाबां इलाके में एक वीरान स्टेशन पर पहुंचकर रुक गई थी और मैं सोच रहा था कि इस गाड़ी को आगे किस सिमत ले जाऊं। मैं इस तफ्तीशी गाड़ी का ड्राइवर था, इसलिए तमाम तर सोच विचार मुझे ही करना थी। नूरी मासी की फराहम करदा मालूमात में मेरे लिए रोशनी की एक किरण मौजूद थी। अगरचे वो तेज़ बुखार की लपेट में थी, ताहम इससे होने वाली मुलाकात लाहासिल नहीं रही थी। बल्कि अगर ये कहा जाए कि अभी तक मेरी तफ्तीश का हासिल ये मुलाकात ही थी तो बेजा न होगा। नूरी मासी ने 16 दिसंबर की दोपहर में 2 औरतों को नहर के किनारे डेरे के नज़दीक कादू के साथ बातें करते देखा था और इसी रात ये दोनों अफराद मौत के घाट उतार दिए गए थे और चौधरी रुस्तम के कमरे में भी किसी औरत की मौजूदगी के नाकाबिल तरदीद सबूत मिले थे। यह भी साबित शुदा था कि वक़्वे की रात रुस्तम के कमरे में पाई जाने वाली औरत का ताल्लुक फरीदपुर से नहीं था। घूम फिर कर मामला इन्हीं 2 अजनबी औरतों पर आकर ठहर जाता था, जिनमें एक पस्ता कामत और हद से ज़्यादा मोटी थी, जबकि दूसरी दराज कद, गोरी चिट्टी और दुबली पतली थी। मैंने अपने लोगों से इन दोनों औरतों के दर्जन भर खाके तैयार करवा लिए थे, जिनकी मदद से मुझे इन दोनों औरतों को तलाश करना था। अगर वो दोनों या इनमें से कोई एक भी मेरे हत्थे चढ़ जाती तो दोहरे कत्ल की इस वारदात का मुअम्मा हल हो सकता था। ये बात तो तय हो गई थी कि इनका फरीदपुर से कोई ताल्लुक नहीं था। इसका एक ही मतलब था कि वो किसी और इलाके से वहां पहुंची थीं। एक सवाल ये भी था कि अगर वो मकतूल कादू के साथ बातें कर रही थीं तो क्या कादू इन्हें जानता था? इस सवाल का सबसे मुनासिब जवाब तो कादू ही दे सकता था, लेकिन वो हमेशा के लिए सवाल और जवाब की पहुंच से निकल चुका था, लिहाजा ये जवाब भी मुझे ही तलाश करना था। आइंदा रोज़ की मंसूबाबंदी करते हुए मैं थाने से उठकर अपने क्वार्टर में चला गया। 19 दिसंबर की सुबह मेरे मज़कूरा दोनों नामालूम औरतों के खाकों को अपने बंदों के हवाले करके इन्हें तलाश की मुहिम पर रवाना कर दिया। अगर वो फरीदपुर की रहने वाली नहीं थी तो एक इम्कान ये भी था कि इर्द गिर्द के किसी गांव से इनका ताल्लुक होगा और ये भी हो सकता था कि वो किसी और ज़िले से आई हों। इस पॉइंट को जहन में रखते हुए मैंने अपने एहलकारों को खुसूसी हिदायत दी थी कि वो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और टांगा स्टैंड वगैरह को ख़ास तौर पर चेक करें। अगर इनका ताल्लुक किसी और इलाके या किसी और शहर से था तो इन मकामात पर लाजमी किसी ने इन्हें देखा होगा। मेरी इख्तियार की हुई हिकमत अमली कारगर साबित हुई। दोपहर से पहले कांस्टेबल ने आकर मुझे बताया, मलिक साहब, इन औरतों का मसला तो हल हो गया। मज़कूरा कांस्टेबल का नाम रफ़ीक था और वो ऐसे इत्मीनान भरे अंदाज में ये इत्तला दे रहा था जैसे वो नामालूम औरतों को कहीं से पकड़ कर ले आया हो। मैंने गहरी संजीदगी से इस्तफसार किया, कहाँ हैं वो दोनों? जज जी, वो मेरे सवाल पर गड़बड़ा कर रह गया। रफ़ीक, मैं तुमसे इन औरतों के बारे में पूछ रहा हूँ जिनका मसला तुमने हल कर लिया है। मैंने तेज़ नज़र से उसकी तरफ देखा। जनाब, मेरा मतलब था कि इनके बारे में पता चला है, वो वजाहत करते हुए बोला। इन्हें रेलवे स्टेशन पर देखा गया है। किसने देखा है? मैं सीधा होकर बैठ गया। और तफसीलात क्या हैं?
मलिक साहब, स्टेशन मास्टर ने इन्हें 14 दिसंबर को वहां प्लेटफॉर्म पर देखा था, रफीक ने बताया। फिर? मैंने सवालिया नजर से उसकी तरफ देखा। फिर कुछ भी नहीं जनाब, वो अजीब से लहजे में बोला। फिर वो दोनों कहीं चली गई थीं। किसी को नहीं मालूम वो कहाँ गईं। मुझे ये अंदाजा लगाने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि कांस्टेबल रफीक से मजीद सवाल जवाब में वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ था, लिहाजा मैं फिलफौर रेलवे स्टेशन की जानिब रवाना हो गया। मेरे थाने से रेलवे स्टेशन कमोबेश आधे मील के फासले पर वाक़ था। मुझे वहां पहुंचने में चंद मिनट लगे होंगे। मैं चाहता तो किसी सीनियर एहलकार को स्टेशन मास्टर से मालूमात हासिल करने भेज सकता था, लेकिन मैंने खुद ही ये मुहिम सर करने का फैसला किया। पिछले 2 रोज से इस केस ने मेरे जहन को बहुत मुंतशिर कर रखा था। स्टेशन मास्टर बड़े इत्तेफाक से मिला और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय का ऑर्डर दिया। इस वक्त किसी ट्रेन की आमद का वक्त नहीं था, लिहाजा इसके पास बातचीत के लिए मोहलत थी। हम बआसानी इस संगीन मामले पर गुफ्तगू कर सकते थे। जब मैंने स्टेशन मास्टर को अपनी गर्ज़ो क़यादत के बारे में बताया तो वो खुश अखलाकी से बोला, मलिक साहब, मैं इन दोनों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, ताहम मुझे जितना मालूम है अगर वो आपके काम आ सकता है तो मुझे खुशी होगी। वैसे इतना बता दूं कि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने उलझन ज़दा नज़र से स्टेशन मास्टर की तरफ देखा। अगर इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं था तो फिर वो एक साथ क्यों थी? वो लड़की गलती से इस स्टेशन पर उतर गई थी, स्टेशन मास्टर ने बताया। वो परेशान थी। इस दौरान में ये मोटी औरत उसे मिल गई। इसने स्केच की जानिब इशारा किया। वो दोनों प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठकर बातें करने लगीं। इसके बाद उठकर कहीं चली गईं। हो सकता है ये मोटी औरत इस लड़की को की कोई जानने वाली हो, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, और वो लड़की को अपने साथ ले गई हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, उसने गोलमोल बात की। अगरचे स्टेशन मास्टर ने मेरी बात की तायीद की थी, लेकिन ऐसा हो सकता है इससे मेरा काम नहीं चल सकता था। मुझे इन दोनों नामालूम औरतों का सुराग लगाना था और ये इसी वक्त मुमकिन था जब मुझे इनके बारे में मालूमात हासिल होती। मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा, आपने बताया कि वो लड़की गलती से इस स्टेशन पर उतर गई थी। क्या आपने इससे पूछा था कि वो कहाँ से आ रही थी और इसे जाना कहाँ था? जिस गाड़ी में से वो उतरी थी वो रावलपिंडी से लाहौर की सिमत जा रही थी, स्टेशन मास्टर वजाहत करते हुए बोला। मेरी डायरेक्ट इस लड़की से बात नहीं हुई, इसलिए मैं उसके सफ़र के आगाज़ और उसकी मंजिल के बारे में आपको ठीक से नहीं बता सकता। मुझे अपने अमले की ज़बानी पता चला था कि वो गलती से इस स्टेशन पर उतर गई थी, फिर इसे वो मोटी औरत मिल गई। वो दोनों थोड़ी देर तक प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठकर बात करती रहीं, फिर यहाँ से रुखसत हो गईं। इस बात का तो आपको यकीन है ना कि वो आपके स्टेशन से किसी ट्रेन पर सवार नहीं हुई थी? मैंने हिफ्ज़े माते कदम के तौर पर पूछ लिया। नहीं मलिक साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुझे यही बताया गया है कि वो थोड़ी देर गुफ्तगू करने के बाद स्टेशन की बिल्डिंग से बाहर निकल गई थीं। मैंने स्टेशन मास्टर के ताउन और चाय का शुक्रिया अदा किया और उसके कमरे से निकल आया। स्टेशन मास्टर से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में मैंने प्लेटफॉर्म पर घूम फिर कर अपने तौर पर बाज़ लोगों से पूछताछ की भी, जो कि काफ़ी मुफीद साबित हुई। एक कुली ने मुझे बताया कि स्टेशन से निकलकर वो दोनों औरतें टांगा स्टैंड की जानिब गई थीं। ये जिन दिनों का वाक़या है, इस ज़माने में आज की तरह टांगा स्टैंड पर टांगों का मेला नहीं लगा रहता था। टांगों की महदूद तादाद हुआ करती थी, जो अपने काम के लिहाज से मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन, लॉरी अड्डा और शहर के दूसरे हिस्सों से गिरदोनवा के गांव देहात तक पहुंचाया करते थे। इस वक्त स्टैंड पर सिर्फ एक टांगा सवारियों के इंतजार में खड़ा था। स्टेशन की इमारत से निकलकर मैंने टांगा स्टैंड का रुख किया। मैं इस वक्त सरकारी वर्दी में था। टांगा स्टैंड पर चाय सिगरेट के खोखे वाले और फल फरोश मुझे देखते ही अलर्ट हो गए। मैंने इनके सलाम का जवाब देते हुए खाली टांगे की जानिब कदम बढ़ा दिए। कोचवान ने मुझे अपनी तरफ आते देखा तो बाअदब बामुलाहिज़ा होशियार होकर खड़ा हो गया। मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो वो बड़े एहतराम से बोला, सरकार, हुक्म करें, आपको कहाँ ले चलूं? मैंने अपना घोड़ा स्टेशन की इमारत की एक दीवार के साथ बांध रखा था और चहलकदमी करते हुए टांगा स्टैंड की सिमत बढ़ा था। मैंने कोचवान की पेशकश के जवाब में कहा, चाचा, तुम्हारा नाम क्या है? करामत अली, उसने बताया। करामत की उम्र 60 के करीब थी। मैंने उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर कहा, चाचा, फिलहाल तो मैं तुमसे चंद बातें करने आया हूँ। अगर मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ तो फिर कहीं जाने के बारे में भी सोचा जा सकता है। जी ज़रूर ज़रूर, मैं हाजिर हूँ, वो फर्माबरदारी से बोला। आप पूछे जी।
मैं उसे उसके टांगे में लेकर बैठ गया और इन नामालूम औरतों के खाके का प्रिंट इसे दिखाते हुए कहा, मुझे इन दोनों की तलाश है। यहाँ से 4-5 दिन पहले लगभग इसी वक्त स्टेशन से निकलकर टांगा स्टैंड की तरफ आई थी, फिर तुम्हारे टांगे पर सवार होकर कहीं चली गई थी। बताओ तुमने उन्हें कहाँ पहुँचाया था? बात खत्म करते ही मैंने अपनी निगाह करामत अली के चेहरे पर गाड़ दी। आखिरी जुमला मैंने कोचवान को चक्कर देने के लिए बोला था, ताकि अगर वो इन्हें जानता हो या 14 दिसंबर को अगर उसने इन दोनों को कहीं देखा हो तो उसके चेहरे पर नमूदार होने वाले तासुरात से कोई नतीजा अखज़ कर सकूं। आपकी बात एक हद तक दुरुस्त है थानेदार साहब, वो मोतदिल अंदाज में बोला। मैंने 14 तारीख को लगभग इसी वक्त इन्हें यहाँ देखा था, लेकिन ये मेरे टांगे में नहीं बैठी थी। मैंने इस्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया। तो फिर किसके टांगे पर सवार हुई थी? गुलाम अब्बास के टांगे पर, उसने बड़ी रसान से जवाब दिया। इन्हें छच्छर वाली जाना था और मैं इस तरफ जाता नहीं। मैंने अपना रूट जीटी रोड की राह पर ही रखा हुआ है। तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि गुलाम अब्बास वाली के रोड पर चलता है? मैंने तस्दीक तलब नज़र से उसकी तरफ देखा। जी बिल्कुल, वो दो टोक अंदाज में बोला। गुलाम अब्बास छच्छर वाली ही का रहने वाला है, इसलिए वो छच्छर वाली और गुजरानवाला शहर के बीच टांगा चलाता है। करामत अली ने मुझे गिरा कद्र मालूमात बहम पहुँचाई थी। इन दोनों नामालूम औरतों के हवाले से अब मैं बिल्कुल ही लाइल्म नहीं रहा था। मैंने कोचवान की आंखों में देखते हुए पूछा, इस वक्त गुलाम अब्बास कहाँ मिलेगा? वो अभी थोड़ी देर पहले ही तो टांगा लेकर स्टैंड से निकला है, करामत अली ने बताया। इस वक्त वो छच्छरवाली के आधे रास्ते में होगा। क्या गुलाम अब्बास कोई और फेरा उठाने रेलवे स्टेशन की तरफ आएगा? मैंने एक निहायती अहम सवाल किया। मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता जनाब, वो हिचकिचाहट आमेज अंदाज में बोला। हो सकता है कि आ जाए और यह भी मुमकिन है कि टांगा खड़ा करके अपने घर चला जाए। करामत अली की बात में वजन था। मैंने कहा, ठीक है चाचा, आज का दिन तुम सरकार की ड्यूटी पर हो, तुम्हें अभी मेरे साथ छच्छरवाली जाना होगा। पहले हम यहाँ से थाने चलेंगे, वहाँ से मैं किसी को अपने साथ लूँगा, फिर हम छच्छरवाली की जानिब रवाना हो जाएंगे। करामत अली के पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी। चंद लम्हात तक मुतज़ब्ज़ब रहने के बाद वो रज़ामंदाना लहजे में बोला, ठीक है सरकार, जो आपका हुक्म। मैंने उसके इत्मीनान की गज़ से वज़ाहत कर दी, चाचा ये न समझना कि कार्य सरकार में तुम्हारा किसी किस्म का माली नुकसान हो जाएगा। मैं इन पुलिस वालों में से नहीं हूँ जो शहरियों की जेब से कुछ न कुछ निकलवाने के चक्कर में रहते हैं। तुम एक दिन में जितना कमा लेते हो, मैं वो रकम तुम्हें अपनी जेब खास में से दूंगा। तुम हमें छच्छरवाली गुलाम अब्बास के पास पहुँचाओगे, और अगर वो हमें असल रास्ते में कहीं मिल गया तो इसी वक्त तुम्हारी छुट्टी। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी समझ गया, बॉस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। थोड़ी ही देर में हम थाने पहुंच गए। करामत अली ने यह सफ़र अपने टांगे में और मैंने अपने घोड़े पर तय किया था। करामत अली को मैंने इसलिए अपने साथ जोड़ लिया था कि ये मौके का गवाह था। इसने मेरी मतलूबा औरतों को गुलाम अब्बास की टांगे में बैठकर छच्छरवाली जाते देखा था, लिहाजा गुलाम अब्बास करामत अली की गवाही को रद्द नहीं कर सकता था। बड़ी मुश्किल से तो इस केस का एक सिरा मेरे हाथ लगा था। मैं इस मौके को हर सूरत कैश करना चाहता था, वरना छच्छरवाली गांव मेरे लिए नया नहीं था और न ही मैं वहां तक रसाई के रास्ते से नाआशना था। मैंने थाने से एएसआई याकूब को साथ लिया, फिर हम दोनों करामत अली के टांगे में बैठकर छच्छरवाली की जानिब रवाना हो गए। छच्छरवाली भी एक छोटा सा गांव था, ताहम उसका साइज फरीदपुर से ज़्यादा था। ये रकबे और आबादी के लिहाज से निस्बतन एक दरमियाने दर्जे का गांव था। कोचवान गुलाम अब्बास का घर तलाश करने में हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। करामत अली का अंदाज़ा दुरुस्त था। गुलाम अब्बास ने टांगा पहुंचकर छच्छरवाली अपना खड़ा कर दिया था टांगे को। अब उसका मजीद धंधा करने का इरादा नहीं था। एक तो पुलिस का नाम ही काफ़ी होता है, ऊपर से पुलिस वाले अगर यूनिफॉर्म में हों तो हर बंदा और हर दर खुद ब खुद खुलने लगता है। गुलाम अब्बास ने हमें ले जाकर यास्मीन आंटी के घर के सामने खड़ा कर दिया। जी, यास्मीन इसी लहीम शहीम औरत का नाम था जिसे गुलाम अब्बास ने 14 दिसंबर की दोपहर रेलवे स्टेशन से छच्छरवाली पहुंचाया था। गुलाम अब्बास के मुताबिक यास्मीन आंटी का ताल्लुक छच्छरवाली ही से था, ताहम इस रोज़ यास्मीन के साथ जो गोरी चिट्टी जवान लड़की थी वो गुलाम अब्बास के लिए नई थी। गुलाम अब्बास ने मुझे ये भी बताया कि यास्मीन एक फैशनी औरत है और वो खुद को आंटी कहलाती है। अगर इसे कोई चाची या मासी कह दे तो वो बुरा मान जाती है। मैंने गुलाम अब्बास का शुक्रिया अदा करके उसे फारिग कर दिया
और खुद यास्मीन आंटी के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। घर के सामने वाले हिस्से में मुझे एक दुकान नजर आई जहां पर एक गंजा शख्स बैठा फल और सब्जी बेच रहा था। घर का दरवाजा इस दुकान के साथ ही था। हमें अपनी तरफ बढ़ते देखकर गंजा शख्स अपनी दुकान से बाहर निकल आया। मैं इसके नजदीक पहुंचा तो उसने अपने पेशानी पर हाथ रखकर मुझे और एएसआई को सलाम किया। मैंने उसके सलाम का जवाब देने के बाद घर के दरवाजे की सिमत उंगली से इशारा करते हुए पूछा, क्या आंटी यास्मीन इधर ही रहती है? जी जी, वो बड़ी सूरत से सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला। मेरा नाम सरदार हुसैन है और मैं यास्मीन का घर वाला हूँ। वो जितनी मिस्कीनियत से अपना तारुफ करा रहा था, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो अपनी बीवी के दबाव में है। मैंने जज्बात से आरी लहजे में कहा, सरदार, तुम आंटी यास्मीन के घर वाले हो तो इसे घर से बाहर लेकर आओ या हमें अपने घर के अंदर कहीं बिठाओ। मुझे तुम्हारी बीवी से बहुत ज़रूरी बातें करना है। सब खैरियत तो है ना जी? वो तशवीशनाक अंदाज में हम दोनों की तरफ देखते हुए बोला। गड़बड़ वाली कोई बात तो नहीं? ओए नामाकूला, एएसआई ने तेज नजर से इसे घूरा। पुलिस खामखा ही किसी के दरवाजे पर नहीं आती। तुम अपनी बीवी को बाहर निकालते हो या हम दरवाजा तोड़कर तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो जाएं? लगता है इस कमीनी ने फिर कोई गड़बड़ कर दी है। सरदार हुसैन ने बेहद परेशानी के आलम में खुद कलामी की। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है, मैंने सरदार की आंखों में देखते हुए कहा। मैं इस इलाके का थानेदार हूँ और ये मेरे साथ एएसआई याकूब है। मैंने अपने नायब की जानिब इशारा किया और पूछा, क्या तुम्हारी बीवी पहले भी गड़बड़ करती रही है जो तुम इस कदर घबराए हुए नजर आ रहे हो? बस जी, वो ऐसी ही है, उसने गोलमोल सा जवाब दिया। इसी लम्हे घर के अंदर से एक करख्त निस्वानी आवाज बुलंद हुई। इस आवाज ने सरदार हुसैन को सहमा दिया। वो सरदार ही से इस्तफसार कर रही थी। ए सरदार, तुम किससे बात कर रहे हो? ये क्या बात है? क्या दुकानदारी में तुम्हारा दिल नहीं लगता? ये तुम्हारी बीवी ही है ना? मैंने सवालिया नजर से सरदार हुसैन की तरफ देखा। आंटी यास्मीन? जी हाँ, वही है, वो जल्दी से बोला और फिर कदरे जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए उसने इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, खुद ही बाहर आकर देख लो कि तुमसे कौन मिलने आया है। मुझसे मिलने? आंटी यास्मीन की आवाज़ में हैरत शामिल हो गई। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे ये समझने में देर न लगी कि आंटी यास्मीन एक गुस्सावर और बदतमीज औरत थी जिसकी नज़र में शौहर की हैसियत किसी सरखरीद गुलाम से ज़्यादा नहीं थी। कबल इसके कि सरदार हुसैन उसके इस्तफसार के जवाब में घिघिया कर कुछ कहता, एक झटके से घर का दरवाज़ा खुल गया। मैंने खुले हुए दरवाजे में जिस औरत को खड़े देखा उसकी उम्र 45 के करीब रही होगी। वो गंदमी रंगत की मालिक एक पस्ता कामत और मोटी औरत थी। वह नसीर अली के बताए हुए खाके पर पूरी उतरती थी। यही मेरी मतलूबा औरत थी। यास्मीन ने भड़कदार लिबास पहन रखा था, उसके बाल सलीके से गुंदे हुए थे और आंखों में काजल की धार भी काफी नुमायां थी। अपने चेहरे मोहरे से एक करख्त और कुर्रांट औरत दिखाई देती थी, तेज और पलक झपकते में गुस्से में आ जाने वाली। लेकिन पुलिस पर नजर पड़ते ही वो यकायक हवास बाख्ता हो गई। यास्मीन ने मैकेनिकी अंदाज में दरवाजे को बंद करना चाहा, लेकिन मैं गाफिल नहीं था। मैंने दरवाजे के दोनों पट के दरमियान अपना पाँव फंसाकर इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। इसके बावजूद भी वो जोर लगाकर मेरे बूट को कुचलने की कोशिश में मसरूफ रही। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो गया आंटी यास्मीन। अब तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि जो मैं पूछूं उसका ठीक ठीक जवाब दो, वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार करके अपने साथ थाने ले जाऊंगा। फिर वहां हवालात में बैठकर तुम आहनी जेवर के साथ जोर आजमाई करती रहना। मेरी धमकी काफी कारगर साबित हुई। दरवाजे पर इसने तबाह आजमाई को मौकूफ कर दिया। मेरे लहजे की खतरनाकी ने इसे बावर करा दिया था कि यहाँ धौंस और धांधली के मसाले से उसकी दाल नहीं गलने वाली। वो खासी सर्द और गर्म चुशीदा औरत दिखाई देती थी। बैक फुट पर जाते हुए उसने मुझसे पूछा, आप किस सिलसिले में यहाँ आए हैं? सिलसिला भी बता दूंगा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए तीखे लहजे में कहा। अगर दरवाजे पर खड़े खड़े मैंने तुमसे पूछताछ शुरू कर दी तो पूरे छच्चर वाली को तुम्हारे करतूतों का पता चल जाएगा। क्या तुम्हारे घर के अंदर बैठने की कोई जगह नहीं है? आखिर मेरा कसूर क्या है? उसने नीम एहतजाजी लहजे में पूछा और घर का दरवाजा खोल दिया। मैं सरदार हुसैन की रहनुमाई में एएसआई के हमरा घर के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया। हम सहन में बिछी चारपाइयों पर बैठने लगे तो यास्मीन आंटी ने अपने शौहर से कहा, तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, तुम बाहर जाकर बैठो और दुकान को संभालो। सरदार हुसैन इतना ज्यादा बीवी के रौब में था कि उसके हुक्म की बजावरी के लिए फौरन मुड़ गया। मैंने आवाज देकर उसे रोक लिया। सरदार, तुम भी इधर ही बैठो, मुझे तुमसे भी बहुत कुछ पूछना है।
उसने रुककर सवालिया नजर से अपनी बीवी की तरफ देखा, जैसे इजाजत तलब कर रहा हो। मैंने डांट आमेज अंदाज में कहा, उधर क्या देख रहे हो? इस इलाके का थानेदार मैं हूँ या तुम्हारी बीवी? थानेदार तो इस इलाके के आप ही हैं माई बाप, वो मिन्नत रेज लहजे में बोला। फिर यास्मीन की तरफ इशारा करते हुए इजाफा किया, और ये घर की थानेदारनी है। फिलहाल तुम इस घर की थानेदारनी को भूल जाओ, क्योंकि इस वक्त वो खुद भी इलाके के थानेदार के सामने लाइन हाजिर है। मैंने उसके कानों के कीड़े झाड़ते हुए कहा, इधर वही होगा जो मैं चाहूंगा। वो अस्वाद में गर्दन हिलाते हुए मेरे इशारे पर अपनी बीवी के पहलू में चारपाई पर बैठ गया। इनके सामने दूसरी चारपाई पर मैंने और एएसआई ने कब्जा जमा लिया। मैंने सरदार और यास्मीन को पहलू ब पहलू इसलिए बिठाया था ताकि अगर यास्मीन सरदार को कोई इशारा करे तो वो मेरे इल्म में आ जाए। यास्मीन ने एक मरतबा फिर कदरे खफकी आमेज अंदाज में पूछा, ये सब हो क्या रहा है? आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? चंद सवालों के सीधे और खरे जवाब। मैंने यास्मीन की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तुमने ताउन किया तो मैं चुपचाप वापस चला जाऊंगा। बसूरत दीगत तुम्हें भी मेरे साथ थाने चलना होगा। मेरे हतमी अंदाज ने उसे मुश्किल में डाल दिया। चंद लम्हात तक तजब्जुब का शिकार रहने के बाद वो थूक निकलते हुए बोली, पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने पूछा कि वो लड़की कहाँ है। मैंने इस बेसाख्तगी के साथ ये सवाल किया था कि उसे सोचने समझने का मौका ही नहीं मिल सका। गैर इरादी तौर पर उसने उल्टा मुझसे इस्तफसार किया, कौन सी लड़की? मैं उस लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ, मैंने अपने लहजे की करख्तगी को बरकरार रखते हुए कहा, जो 4 रोज पहले रेलवे स्टेशन से तुम्हारे साथ एक टांगे पर सवार होकर छच्चर वाली पहुंची थी। कुछ याद आया? या मैं इस लड़की का फोटो भी दिखाऊं? फोटो? उसने उलझन ज़दा नजर से मेरी तरफ देखा। मैंने नसीर अली के तैयार करदा स्केच को आंटी यास्मीन के सामने रखा, फिर इस खाके में मौजूद लड़की पर उंगली रखते हुए कहा, ये लड़की। आंटी यास्मीन एक अच्छी अदाकारा भी थी। अपने और इस लड़की के स्केच को देखकर उसके चेहरे पर इत्मीनान भरे तासुरात नमूदार हुए। फिर वो संभले हुए लहजे में बोली, अच्छा तो आप फरजाना की बात कर रहे हैं। मुझे शक हुआ कि वो मुझे चक्कर देने की कोशिश कर रही है। मैंने सरदार हुसैन के चेहरे पर निगाह डाली तो वहां मुझे तजब्जुब की परछाइयां दिखाई दी, जिसका मतलब ये था कि वो अपनी बीवी के जवाब से इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा तो इस लड़की का नाम फरजाना है? मैंने यास्मीनी के अंदाज में इसे खींचना शुरू किया और पूछा, तुम्हारा फरजाना के साथ क्या ताल्लुक है? थानेदार साहब, फरजाना मेरी भांजी है, बहन खुर्शीद की बेटी। वो मेरी आंखों में देखते हुए खासे मजबूत लहजे में बोली, ये लोग इधर लाला मूसा में रहते हैं। फरजाना मुझसे मिलने आई थी, इसलिए मैं इसे लेने रेलवे स्टेशन गई थी। यास्मीन ने बरमहल जवाब दिया था, लेकिन पिछले 2-3 रोज से मैं हालात की जिन घुम्मन घेरियों में उलझा हुआ था, इसकी रोशनी में मैं आंखें बंद करके यास्मीन की बात पर भरोसा नहीं कर सकता था। लिहाजा मैंने तस्दीक तलब अंदाज में सरदार हुसैन की तरफ देखा और पूछा, सरदार, तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ है? कोई 15-20 साल तो हो ही गए हैं सरकार, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला। इसकी समझ में नहीं आया था कि मैंने इससे ये सवाल क्यों किया था। यास्मीन आंटी ने एक बार फिर सरदार को वहां से हटाने की कोशिश की। इससे पहले कि सरदार मेरी बात का जवाब देता, वो बेजारी से बोली, तुम क्या सारा दिन इधर ही बैठे रहोगे क्या? जाओ बाहर जाकर दुकानदारी को देखो। मुझे ये समझने में कतन कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि यास्मीन दानिस्ता सरदार को वहां से भगाना चाहती है, जैसे इसे डर हो कि इसकी कोई बात यास्मीन के बयान की तरदीद कर देगी। मैंने सरदार को वहीं बैठे रहने की ताकीद की और कहा, तुम इन 15-20 सालों में कितनी मरतबा अपनी साली खुर्शीद के पास लाला मूसा गए हो? ये तो कहीं नहीं जाता थानेदार साहब, यास्मीन जल्दी से बोली, बस इधर ही दुकानदारी में खपता रहता है। मैंने तुमसे नहीं सरदार से सवाल किया था, मैंने यास्मीन की तरफ देखते हुए कुसीले अंदाज में कहा, और जब तक मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूं तुम अपनी चोंच को बंद ही रखो। फिर मैं दोबारा उसके शौहर की जानिब मुतवज्जा हो गया। हाँ सरदार, ये खुर्शीद और फरजाना के किरदार अभी अभी तख्लीक किए गए हैं या तुम पहले से इन्हें जानते हो? ये तो आप यास्मीन ही से पूछें, वो बेहद उलझे हुए लहजे में बोला। मैं भला क्या कह सकता हूँ? ठीक है, अगर बीवी के सामने तुम्हारी जबान नहीं खुल रही तो अब मैं थाने ले जाकर ही तुमसे बात करूंगा, मैंने सरदार से कहा। फिर रुए सुखन यास्मीन की जानिब मोड़ते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, तो कहाँ है वो तुम्हारी भांजी फरजाना? वो तो वापस लाला मूसा चली गई है जी, वो बड़ी होशियारी से बोली। वो 100% दरोकोई से काम ले रही थी और झूठे को उसके घर तक छोड़कर आना हमेशा से मेरी आदत रही है। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया,
खैर से इसकी वापसी कब हुई? वो आज सुबह तो गई है। वो जल्दी से बोली। अच्छा अच्छा, तुम गुलाम अब्बास की टांगे में अपनी भांजी को स्टेशन छोड़ने गई थी ना? मैंने तेज नजर से उसे घूरा। जी बिल्कुल, वो मक्कारी से बोली। आपको किसने बताया कि हम गुलाम अब्बास की टांगे में गए थे? गुलाम अब्बास ने, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं अभी थोड़ी देर पहले उससे मिलकर आया हूँ। वो समझ गई कि मैं इसे घेरने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके दिल में चोर था, इसलिए उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात नमूदार हुए जैसे इसे अपने झूठ के पकड़े जाने का अंदेशा हो। ऐसा खदशा अमूमन उस वक्त पैदा होता है जब इंसान ने सरीहन दरोगोई से काम लिया हो। इन लम्हात में यास्मीन की हालत कुछ ऐसी ही थी। क्या आपने वाकई गुलाम अब्बास से मुलाकात की है? वो शख्सता नजर से मुझे देखते हुए बोली। हाँ हाँ, मैंने जल्दी से कहा। क्या मुझे इस कोचवान से नहीं मिलना चाहिए था? मैंने ऐसे कब कहा थानेदार साहब? वो बात बनाते हुए बोली। आप इस इलाके के थानेदार हैं, आप जिससे भी मिलें, आपको भला कौन रोक सकता है? फिलहाल तो मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन लगता है कि शराफत की जबान तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, इसलिए तुम्हें थाने ही ले जाना पड़ेगा। जनाब, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे तो रही हूँ, वो बेजारी से बोली। आप खामखा ही मुझसे नाराज हो रहे हैं। ओ आंटी, मैं खामखा कुछ भी नहीं करता हूँ, मैंने उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहा। मैं इतनी देर से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूँ और तुम्हें झूठ पर झूठ बोलने से ही फुर्सत नहीं है। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की भी कोई चीज है या नहीं? वो कमाल ठिठाई से बोली। मैंने कौन सा झूठ बोल डाला है जी? मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया। अगर वो औरत जात ना होती तो मैं लातों घूसों से उसकी वो दुर्गत बनाता कि सालों तक उसे मेरा ये सलूक याद रहता। मैंने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, तुमने कोई एक झूठ बोला हो तो मैं बताऊं भी। तुम जिस लड़की को अपनी भांजी बता रही हो उसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं। अगर वो तुम्हारी भांजी होती तो तुम इसे कादू के हवाले कभी ना करती। तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं कि उधर फरीदपुर में कौन सी कयामत बर्पा हो चुकी है। तुम जिस लड़की को बहला फुसलाकर यहाँ लाई थी और फिर 2 रोज के बाद उसे कादू के सुपुर्द कर दिया, वो तुम्हारी भांजी कैसे हो सकती है? मैं तो किसी कादू को नहीं जानती। बकवास बंद करो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने गरजदार आवाज में कहा, इस बात का मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम बहुत ही ढीठ मट्टी से बनी हुई हो, लिहाजा तुम्हारे साथ सारे सवालों जवाब अब थाने ही में होंगे। वहां पहुंचकर तुम्हारी जबान के तमाम कोहल खुद ही खुल जाएंगे। 1 मिनट में फैसला कर लो कि शराफत से मेरे साथ चलती हो या पूरे छच्चरवाली के बसरेकों के सामने तुम्हें घसीटते हुए मैं थाने ले जाऊं। वो चुपचाप मेरे साथ थाने जाने के लिए रजामंद हो गई। मैंने उसके नाम नेहाद घर वाले को उसके घर ही में छोड़ा और आंटी यास्मीन को करामत अली के टांगे में बिठाकर छच्चरवाली से थाना सदर ले आया। जब हम थाने सदर पहुंचे तो सूरज के गुरूब होने में चंद मिनट बाकी थे। मैंने करामत अली को उसकी औसत दिहाड़ी से कुछ ज्यादा ही रकम देकर रुखसत कर दिया और यास्मीन को हवलदार नबी बख्श के हवाले करते हुए कहा, यह आंटी यास्मीन है जिसने वो लड़की चौधरी रुस्तम के डेरे पर पहुंचाई थी। यास्मीन बेचारी गूंगी है, लेकिन मैं इसकी जबान से सच सुनना चाहता हूँ। आज की रात के लिए मैं इसे तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। सुना है कि तुम्हारे पास जबान खुलवाने का कोई मंत्र है। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? अच्छी तरह समझ रहा हूँ मलिक साहब। वो अपने होठों पर मायनाखेज मुस्कुराहट सजाते हुए बोला। आप बेफिक्र होकर अपने क्वार्टर में जाएं। सुबह जब आप अपने कमरे में पहुंचेंगे तो आंटी यास्मीन की जबान का ऑपरेशन करके मैं इसे बोलने, खुसूसन सच बोलने के काबिल बना चुका हूँगा। मैं बेफिक्र होकर अपने क्वार्टर की तरफ चला गया। इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी कि आंटी यास्मीन ने मुझसे मुत्तहिद झूठ बोले थे। जब इंसान किसी मामले में दरो कोई का सहारा लेता है तो इसके पेश नज़र कोई खास मकसद होता है। नफ्सियातदान किसी झूठ के पीछे छुपे हुए मकसद की 4 वजूहात बताते हैं और इन चारों का ताल्लुक इंसान के फायदे और नुकसान से है। अव्वल, इंसान कोई बहुत बड़ा फायदा हासिल करने के लिए झूठ बोलता है। दोयम, वो किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए गलत बयानी का सहारा लेता है। सोयम, वो अपनी झूठी शान दिखाने यानी खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए झूठ का सहारा लेता है। और चहारम, वो अपनी किसी कजी को छुपाने या किसी जुर्म की पर्दापोशी की गर्ज से झूठ बोलता है। मजे की बात यह है कि आंटी यास्मीन के झूठ में ये चारों वजूहात दर्जा बदर्जा मौजूद थीं। अगली सुबह मैं तैयार होकर अपने कमरे में पहुंचा तो हवलदार नबी बख्श ने मेरे पास आकर खुशखबरी सुना दी। पुरमसरत अंदाज में उसने मुझे बताया, मलिक साहब, आंटी के सारे कसबल मैंने निकाल दिए हैं।
وہ اپنی تنپن بھول چکی ہے۔ میں نے اس کی زبان سے نہایت ہی سنگین انکشافات کروا لیے ہیں۔ آپ بھی اس کا باقاعدہ بیان ریکارڈ کر لیں۔ اس زمانے میں محکمہ پولیس کے پاس آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ کی کوئی سہولت موجود نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پر بیان ریکارڈ کرنے سے مراد تحریری بیان نوٹ کرنے کے بعد اس پر ملزم یا مجرم کے دستخط یا انگوٹھے کا نشان لینا ہے۔ تم نے اسے جسمانی تشدد سے تو نہیں گزارا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں ملک صاحب، نبی بخش ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں خواتین پر تشدد کو ٹھیک نہیں سمجھتا۔ پھر تم نے آنٹی یاسمین پر ایسا کون سا جادو کیا ہے کہ وہ زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ ملک صاحب، میں نے آنٹی کے پانی میں پیشاب آور دوا ملا دی تھی، وہ ایک آنکھ دبا کر وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے آنٹی کے باتھ روم جانے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ رات کے کھانے کے ساتھ اس نے اچھا خاصا پانی پی لیا تھا، اوپر سے موسم بھی ٹھنڈا ٹھار ہے۔ آنٹی سے برداشت نہیں ہو سکا، اور جب اس نے محسوس کیا کہ اگر وہ رفع حاجت کے لیے باتھ روم نہیں گئی تو اس کا مثانہ پھٹ جائے گا، تب اس نے ہتھیار پھینک دیے اور سچ بولنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تمہاری نظر میں یہ اتنی سی بات ہوگی نبی بخش؟ میں نے ستائشی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ لیکن میری نگاہ میں تم ایک جلاد صفت ماہر نفسیات ہو۔ ملک صاحب، میں آپ کے الفاظ کو اپنی تعریف سمجھوں یا… اس نے بات نامکمل چھوڑی اور سوالیہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ اپنے بارے میں تم بعد میں غور و فکر کرتے رہنا، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ فی الحال تم آنٹی یاسمین کو یہاں لے کر آؤ تاکہ میں اس کا بیان ریکارڈ کر سکوں۔ ہونے گیا تو ہونے آیا ملک صاحب، وہ باچھے پھیلاتے ہوئے بولا، پھر کھٹاک کی آواز کے ساتھ مجھے سلوٹ مار کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ آنٹی یاسمین ایک گھریلو ٹائپ کی عورت تھی۔ وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتی رہتی تھی۔ وہ بہت شاطر اور کائنہ تھی۔ اسے جہاں بھی کوئی بے آسرا یا پریشان لڑکی نظر آتی، وہ اسے اپنی ہمدردی اور محبت کا جھانسا دے کر اپنے ساتھ چھچھر والی لے آتی تھی۔ بعد ازاں وہ اسے فریب میں رکھ کر آگے بڑھا دیتی تھی اور پیسے کھڑے کر لیتی تھی۔ کادو اور رشی کماج کے چند افراد سے اس کی اچھی جان پہچان تھی۔ وہ موقع محل کی مناسبت سے ورغلا کر لائی ہوئی لڑکی کو کہیں نہ کہیں کھپا دیا کرتی تھی۔ مہاجبیں کو یاسمین نے کادو کے حوالے کیا تھا۔ کادو پہلے بھی اس سے رستم کے لیے کئی بار اس نوعیت کا معاملہ کر چکا تھا۔ مہاجبین آنٹی یاسمین کو گجرانوالہ کے ریلوے اسٹیشن پر ملی تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں پہچان گئی تھی کہ یہ اس کا شکار ہے۔ وہ مہاجبین کے نزدیک ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ آئندہ 10 منٹ کے اندر وہ اپنے پیار بھرے انداز سے مہاجبین کی حقیقت سے آگاہ ہو چکی تھی۔ وہ مہاجبین کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد بہلا پھسلا کر اسے اسٹیشن سے چھچھر والی لے آئی۔ یاسمین کا شوہر سردار حسین اس کی غیر نصابی سرگرمیوں سے آگاہ تھا، تاہم وہ ایک زن مرید قسم کا شوہر تھا۔ یاسمین کے سامنے اس کی کوئی پیش نہیں چلتی تھی۔ یاسمین آنٹی نے مجھے بتایا کہ مہاجبین کا تعلق وزیر آباد کی سبزی منڈی کے علاقے سے ہے۔ میں نے یاسمین کو فرید پور کے حالات سے اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہاں کادو اور رستم کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، مہاجبین نے اپنا گھر کیوں چھوڑا تھا؟ اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی، اس نے بتایا۔ سوتیلا باپ اس پر بری نظر رکھتا تھا اور گاہے بگاہے اسے تنگ بھی کرتا رہتا تھا۔ مہاجبین نے اپنی ماں سے شکایت کی، لیکن اس نے مہاجبین کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ جب اس کے پاس کوئی چارہ کار نہ رہا تو اس نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تم دنیا کی کمینی ترین عورت ہو، میں نے نفرت بھری نظر سے یاسمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جس عزت کی حفاظت کے لیے مہاجبین نے اپنا گھر چھوڑا تھا، تم نے جھوٹی محبت کا فریب دے کر مہاجبین کی اسی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کی۔ وہ بڑی ادا سے بولی، آپ ناراض تو نہ ہوں تھانے دار صاحب، میں نے آپ کی بات مان کر سب کچھ تو بتا دیا ہے سچ سچ۔ یہ ادائیں اور چھل کسی اور کو دکھانا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تمہارے دام فریب میں آنے والا نہیں ہوں، اور جہاں تک سچ اگلوانے کا معاملہ ہے نا… وہ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تمہارے جیسے گھناؤنے کردار کی مالک عورتوں کی زبان کھلوانے کے لیے میں ان کے پائچوں میں چوہے چھوڑ کر پائچوں کا منہ بند بھی کروا سکتا ہوں۔ ان لمحات میں مجھے اپنے غصے پر کافی حد تک قابو نہیں رہا تھا۔ وہ میری کیفیت کو دیکھتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، غصہ تھوک دیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ یہ لڑکی اتنی منحوس ثابت ہو رہی ہے کہ اس کی وجہ سے 2 انسان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔
और मैं भी इसी के तुफैल बैठे बिठाए मुसीबत में फंस गई हूँ। तुमने सिर्फ मुसीबत का नाम सुना है आंटी यास्मीन, मैंने जहरखंद लहजे में कहा। कभी तुम पर मुसीबत आई नहीं होगी। मैं तुम्हारा जो हशर नशर करने वाला हूँ ना, इसे तुम हमेशा और ताहयात याद रखोगी। आप मुझे डराएं तो नहीं थानेदार साहब, वो बड़ी लगावट से बोली। जिस लड़की की वजह से आप मुझे डांट रहे हैं वो इस वक्त पता नहीं कहाँ ऐशे बहार करती फिर रही होगी। मैं नफरत भरी अंदाज में उसे यकटुक घूरता रहा। आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, उसने अपनायत भरे लहजे में पूछा। मैं ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम किस बेहया और बेइज्जत मट्टी से बनी हो, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। तुम्हें औरत कहते हुए भी मुझे शर्म महसूस हो रही है। वो बड़ी गहरी नज़र से मुझे देखने लगी। इसकी धूनी अदाओं ने मुझ पर कोई असर नहीं करा था। शायद वो सोच रही थी कि अब मुझ पर कौन सा दाव आजमाए। मैंने सख्त लहजे में कहा, जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन बहुत कुछ होना अभी बाकी है। जिस लड़की को तुम मनहूस कह रही हो वो मेरी नज़र में मजलूम है। तुम अपने काले करतूतों के सबब मेरी गिरफ्त में आई हो। मैं हर हाल में महजबी को तलाश करूंगा ताकि दोहरे कत्ल के मामले से पर्दा उठ सके। आप ज़रूर तहकीक और तफ्तीश जारी रखें थानेदार साहब, वो बड़े एतमाद से बोली। कादू और चौधरी रुस्तम के कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, इसलिए मुझे तो अपने घर जाने की इजाज़त दें। तुम यहाँ से सीधी बड़े घर जाओगी आंटी यास्मीन, मैंने बेहद कड़वे अंदाज में कहा। साल 2 साल जेल में चक्की पीसोगी तो खुद ही तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। और ये नहीं समझना कि कादू और चौधरी रुस्तम के कत्ल से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। अगर महजबी नहीं मिली तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए दुआ करो कि महजबी का जल्द से जल्द सुराग मिल जाए और ये साबित हो जाए कि तुम इन दोनों के कत्ल में मुलव्विस नहीं हो। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। पहली मर्तबा वो मुझे सरासीमा नजर आई। उसे बखूबी अंदाजा हो गया था कि मैं आसानी से उसकी जान छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो 2 दिन तक तुम्हारे घर में रही। मैंने अहम सवाल किया, फिर क्या बताकर इसे तुम फरीदपुर वाले डेरे पर ले गई थी? कादू के हवाले से मैंने महजबी को बताया था कि वो मेरा भाई है, वो बड़ी अय्यारी से बोली। वो गुजरानवाला के स्टेशन पर इसलिए उतर गई थी कि उसे शक हुआ था कि कोई उसका ताक़ुब कर रहा है। लोगों को उसने यही बताया था कि इसे जाना तो आगे था, लेकिन वो गलती से इस स्टेशन पर उतर गई थी। मगर हकीकत वही है जो मैंने आपको बताई। मैंने इसके इसी वहम को इस्तेमाल किया कि वजीराबाद से कोई उसका पीछा कर रहा है। मैं 1 दिन पहले ही कादू से बात पक्की कर आई थी। मैंने महजबी को अपने घर से फरीदपुर वाले डेरे पर मुंतकिल करने के लिए एक चाल चली। मैंने उसे बताया कि इधर गांव में एक बंदा बड़े पुरस्कार अंदाज में किसी दराज कामत गोरी चिट्टी लड़की को तलाश करता फिर रहा है। मुझे शक है कि ये वही आदमी है जो ट्रेन में तुम्हारा पीछा कर रहा था। इन हालात में तुम्हारी हिफाजत की गर्ज से मुनासिब यही होगा कि मैं तुम्हें अपने भाई कादू के डेरे पर चंद दिन के लिए छुपा दूं। बाद में जब हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। और उसने फौरन तुम्हारी बात मान ली? जी बिल्कुल, वो बड़े फख्र से बोली। इसके पास और कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। मुझे आंटी यास्मीन की बेहिसी पर बहुत गुस्सा आया। मैंने तल्ख लहजे में दरियाफ्त किया, तो तुम्हारे ख्याल में जब इंसान के पास कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं रहता तो वो मजबूर हो जाता है? थानेदार साहब, ये तो एक हकीकत है, वो गहरी संजीदगी से बोली। इस हकीकत को जहन में रखकर अपने हक में वो तमाम दुआएं करना शुरू कर दो जो तुम्हें याद हैं, मैंने बेहद शफ़ाफ लहजे में कहा, क्योंकि अब तुम्हारे सामने भी बचत का कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं रहा। मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से एक तवील अरसे के लिए फिट करने वाला हूँ। वो दहशतज़दा अंदाज में मुझे देखने लगी। आइंदा रोज़ मैंने वजीराबाद का रुख किया और वहाँ जाकर मैं महजबी की माँ और सौतेले बाप से मिला और इन्हें हालत हाजरा से आगाह किया, लेकिन इनमें से किसी को महजबी की फिक्र नहीं थी। इसकी माँ के नज़दीक महजबी का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। वो हर वक्त उल्टी सीधी हरकतें करती रहती थी। इसके सौतेले बाप ने तो यहाँ तक कहा कि एक रात महजबी ने उसे कत्ल करने की भी कोशिश की थी। अलगर्ज इन दोनों को महजबी और उसके हालात से कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। मैं वजीराबाद से वापस गुजरानवाला आ गया। महजबीन मंजर से गायब थी और मुझे हर हाल में उसकी तलाश थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी और पूरे ज़िले में इसे खोजने की तलाश में लगा रहा। चंद रोज़ के बाद मुझे पता चला कि जिस रोज़ आंटी यास्मीन ने महजबीन को अपने घर से फरीदपुर पहुंचाया था, इसी दिन छच्चरवाली से एक नौजवान गायब हो गया था। वो भी ताहाल मफकूदुल खबर था। मज़कूरा नौजवान का नाम जाहिद बताया गया।
जाहिद कबड्डी का बहुत माहिर खिलाड़ी था। इस इत्तला ने मेरे रकोपे में सनसनी सी दौड़ा दी। मेरी निगाह के सामने कादू की गर्दन टूटी हुई लाश घूम कर रह गई। कादू की गर्दन का मनका जिस माहिराना अंदाज में तोड़ा गया था वो किसी पहलवान या कबड्डी के किसी खिलाड़ी का ही हो सकता था। काम मैंने छच्चरवाली के चंद दानिशमंद अफराद से मालूमात इकट्ठा करके अपने आर्टिस्ट से जाहिद का खाका बनवाया और ज़्यादा शद्दोमत के साथ जाहिद और महजबी को तलाश करने लगा। मेरे जहन में इस केस की कड़ियाँ मुकम्मल हो चुकी थीं। अब मुझे अपनी सोच की अमली ताबीर चाहिए थी। 3 माह के बाद मुझे ये ताबीर मिल गई। महल्ला शाहीनाबाद से मैं इन दोनों को तलाश करने में कामयाब हो गया। उन्होंने शादी कर ली थी और मियाँ बीवी की हैसियत से वहाँ रह रहे थे। महजबी की कहानी आपके इल्म में आ चुकी है। जाहिद के बारे में मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ और थोड़े लिखे को ज़्यादा समझेंगे तो समझदार कहलाएंगे आप। जाहिद का ताल्लुक छच्चरवाली से था और वो आंटी यास्मीन के किरदार से अच्छी तरह वाकिफ था। महजबी पर उसकी निगाह पड़ी तो वो दिल हार बैठा। महजबी को उसके जज्बात की खबर नहीं थी, ताहम जाहिद ने ठान लिया था कि वो महजबी को हर कीमत पर बचाएगा। वो गैर महसूस अंदाज में आंटी यास्मीन के पीछे फरीदपुर वाले डेरे पर पहुंच गया और स्टोर रूम में छुप कर बैठ गया। इसे रात का इंतजार था जब वो चुपके से महजबी को लेकर उड़ जाता। फिर जब रात हुई और चौधरी रुस्तम की आमद के बाद डेरे पर काबिल मजम्मत घिनौने खेल का आगाज हुआ तो जाहिद फौरन हरकत में आ गया। उसने स्टोर रूम में से आहनी पाना उठाया और कादू की नजर बचाकर वो रुस्तम वाले बेडरूम में घुस गया। रुस्तम को ऐसी किसी मुदाखलत की तवक्को नहीं थी। फिर वो नशे में चूर भी था। जाहिद ने उसे सोचने समझने का मौका नहीं दिया और उसके सर के अकबी हिस्से में वजनी रेंज की जर्ब लगाकर मौत के घाट उतार दिया। ये मंजर देखकर महजबी ने बेशर्मदा अंदाज में बाहर की सिमत दौड़ लगा दी। बाहर कादू मौजूद था। वो महजबी को पकड़ने के लिए दौड़ा। कादू के पीछे जाहिद ने दौड़ लगा दी। रेंज पाने को वो रुस्तम के कमरे ही में फेंक आया था। वो तीनों आगे पीछे दौड़ते हुए नहर के अंदर उतर गए। जाहिद ने जल्दी कादू तक रसाई हासिल कर ली और पलक झपकते में एक झटके से उसकी गर्दन का मनका तोड़ डाला। पहले पहल महजबी यही समझी थी कि ये वही बंदा है जो वजीराबाद से उसके ताकुब में है, लेकिन जब जाहिद ने इसे सूरत हाल से आगाह किया तो उसकी जान में जान आई। जाहिद के हाथों से 2 इंसान कत्ल हो चुके थे, लिहाजा वापस छच्चरवाली जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन्होंने बाहमी मुशावरत से एक फैसला कर लिया। इन तमाम तर हालात वाक़ियात में महजबीन का कोई कसूर नहीं था। इसने किसी कदम पर एक मामूली सा भी जुर्म नहीं किया था और गिरफ्तारी के वक्त वो उम्मीद से भी थी। जाहिद की औलाद ने उसके वतन में अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर दिया था। वही जाहिद जो महजबी का अनजाना मेहरबान था और 2 अफराद का कातिल भी। मैंने जाहिद के लिए जिस सज़ा का इंतखाब किया वो आपको नहीं बताऊंगा।